सब अंडर वाटर टेम्पल के मिशन से अपने हाइडआउट पे पहुंचे ही होते हैं कि आस्था कहता है गुड जॉब एवरीबॉडी। नोएल कहती है तुमको सबसे ज्यादा चोट लगी है इधर। फिनरल थका हुआ होता है एंड बाकी के ब्लैकपुल मेंबर क्या कर रहे होते हैं आप फोटो देख के गैस कीजिए। सब हमेशा की तरह वही सेम काम कर रहे होते हैं। मैं 3-4 सेकंड तक हर एक इमेज दिखाता हूँ सबका, आप कमेंट्स में बताइए क्या कर रहे हैं। घोष क्या कर रहा है देखो, चार्मी, वनेसा, लक, मैग्ना, ग्रे। फिनरल कहता है हम पॉजिटिव स्टार्स की ओर बढ़ रहे हैं। ब्लैक बुल पहले से बेटर हो गई है पर रिकॉर्ड्स के मामले में अभी भी ब्लैक बुल सबसे नीचे है। घोच नोटिस करता है कि गॉर्डन सबके साथ अंडर वाटर टेम्पल में नहीं था। अरे भाई साहब, ये तो उसको वहीं छोड़ गए। घोच का ऐसा रिएक्शन, मतलब वो उसको वहीं पे छोड़ के चले गए। कोई इससे बात करो, ये बंदा सब लोगों से नाराज होगा यार। पर ये बड़बड़ा क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बे। लक कहता है ये तो हमेशा ही अपने में खुसर खुसर करता रहता है, समझ नहीं आता। गॉर्डन अपने आप को ही बोलता है जो किसी को सुनाई और समझ में नहीं आता कि मैंने सनस्क्रीन एंड छाता खरीदा था पर तुम मेरे को छोड़ के यहीं पर चले गए अकेले अकेले। मैं भी अंडर वाटर टेम्पल में तुम सबके साथ मिलके फाइट करना चाहता था। वहाँ क्या हुआ मेरे को सब बताओ, मेरे को अपनी डायरी में नोट करना है सब कुछ। गॉर्डन अग्रिप्पा अकेले रहने वालों में से है और ये सिर्फ दोस्त बनाना चाहता है। यामी आता है और विज़र्ड किंग को रिपोर्ट करने के लिए निकल ही रहा होता है। वो अपने साथ चार्मी को लेके जा रहा है और फिनरल को इसलिए क्योंकि वो अपने मैजिक से डायरेक्ट जूलियस के महल तक उनको पहुंचा देगा। आस्था कहता है यामी सर मेरे को भी ले चलो। नोएल कहती कि इस वक्त सिर्फ तुमको आराम करना चाहिए और जल्दी से हील हो जाओ। यामी कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम मेरे साथ थे जब विज़र्ड किंग ने हमको ये मिशन दिया था, तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। नैरो आस्था की खोपड़ी पर आके बैठ जाती है। आस्था सोचने लगता है कि आस्था नैरो से कहता है कि सासी विलेज में तुमने एक चमकता छोटा सा पत्थर अपनी चोंच में ली हुई थी, वो मेरे को मैजिक स्टोन जैसा ही लगा था। सासी विलेज आप लोगों को याद है कौन सा विलेज है? ये मैग्ना का विलेज है। फिनरल चिल्लाता है जल्दी आओ आस्था। यामी कहता है जल्दी चलो बे। फिनरल उनको रॉयल कैपिटल में मेन जगह तक पहुंचा देता है। यामी कहता है फिनरल तुम थोड़ी देर इधर ही टहलो, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। फिनरल कहता है यार मुझे भी विज़र्ड किंग से मिलना है, मैं तुम्हारे को इधर उधर ले जाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर फिनरल अपने ही मन में सोचता है खैर जाने दो, मैं क्यूटीज लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ। और वो वहाँ से बड़े ही जोश के साथ भागते हुए लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने निकल जाता है। यामी जूलियस को रिपोर्ट करता है जो भी अंडर वाटर टेम्पल में हुआ वो उसको सब कुछ बताता है। उन्होंने थर्ड आई के एक मेंबर को हरा दिया, वेटो द डिस्पेयर को। वो लोग वेटो की बॉडी को बाद में एग्जामिन करेंगे एंड उन कैदियों को भी बाद में इंटेरोगेट करेंगे। जूलियस चार्मी को कहता है कि तुम्हारा बाइंडिंग मैजिक तो काफी ताकतवर है। चार्मी कहती है तुम कौन हो मिस्टर, मेरे को दावत दो ना। जूलियस यामी से कहता है कि तुम्हारी एक बच्ची भी है, मेरे को नहीं पता था। यामी कहता है वो मेरी बच्ची नहीं है। यामी जूलियस को वो मैजिक स्टोन देता है जो वो अंडर वाटर टेम्पल से लेके आए हैं। राकेई में कई सारे मैजिक नाइट मारे गए वेटो द्वारा, अब उनकी आत्मा रेस्ट इन पीस हो सकेगी क्योंकि यामी ने उनका बदला ले लिया। जूलियस कहता है कि तुमने बहुत ब्रिलियंट काम किया, ब्लैक बुल ने एक भी मेंबर को खोए बिना इस मिशन को पूरा कर लिया, तुम काफी ताकतवर बन गए यामी। फिर हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जूलियस ने यामी को एक मैजिक नाइट कैप्टन बनाया था तब सब लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, कई तरह तरह की बात कर रहे थे कि जूलियस पागल हो गया है क्या कि एक विदेशी को मैजिक नाइट कैप्टन बना दिया। जूलियस कहता है तुम कितने शानदार मैजिक नाइट बन चुके हो यामी, वेल डन। यामी कहता है मैं 28 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं, तो अब बस भी करो, तुम मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। यामी कहता है तुमको वो बात याद है जो तुमने मेरे से कही थी, इफ यू वांट टू से यू आर राइट देन प्रूव इट विद द रिजल्ट यू गेट फ्रॉम डूइंग थिंग योर वे। जिसका हिंदी में मतलब होगा अगर तुम दिखाने चाहते हो कि तुम सही हो, तुमको परिणाम दिखाने होंगे चीजों को तुम्हारे तरीके से करके। मैंने ये मिशन इसलिए मंजूर किया ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि तुमने कोई भी गलती नहीं की मेरे को मैजिक नाइट कैप्टन चुन के। और जिस तरह से मेरी स्क्वाड ने मिलकर वेटो से फाइट की, उन्होंने ये साबित किया कि मैंने कोई गलती नहीं की उनको चुन के। जूलियस आस्था से कहता हाँ तुमने बहुत सही काम किया, मेरे को तुमसे आगे भी ऐसी ही उम्मीद रहेगी। आस्था कहता है सर
मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो, पर क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगे? हाँ। जूलियस कहता है हाँ जरूर बोलिए। आस्था कहता है क्या आप मेरे को अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? यामी कहता है तुम मेरा ऑटोग्राफ ले सकते हो अपने मुंह पर, और हाँ मेरे सामने भी नर्वस हो ना। आस्था कहता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तभी मशरूम हेड यानी कि मार्क्स अपने मैजिक से जूलियस से कांटेक्ट करके बोलता है एक इमरजेंसी है। द बॉर्डर टाउन ऑफ किटेन पे डायमंड किंगडम ने हमला कर दिया है। काफी बड़ी संख्या में वो हमला हम पे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 तो 8 साइनिंग जनरल में से हैं। लगोस, ब्रोक्स, यागोस। 8 साइनिंग जनरल डायमंड किंगडम में सबसे पावरफुल मेज हैं। जैसे रॉयल कैपिटल में मैजिक नाइट कैप्टन होते हैं ना सबसे ज्यादा पावरफुल, वैसे ही 8 साइनिंग जनरल है डायमंड किंगडम में। किटेन रॉयल कैपिटल की सीमा रक्षा की आधारशिला है। अगर डायमंड किंगडम ने किटेन पे कब्जा किया तो उनकी सेना के लिए ये काफी आसान हो जाएगा। पहला तो फायदा ये होगा कि उस टाउन में जितना भी रिसोर्सेज होगा वो सब डायमंड किंगडम के हाथ लग जाएगा, एंड उनको बाद में फायदा भी मिलेगा रॉयल कैपिटल को इन्वेड करने में। रिसेंटली रॉयल कैपिटल आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट किया है, एंड उनसे फाइट करके रॉयल कैपिटल को काफी नुकसान भी हुआ है, इसलिए उनका बैरियर सिस्टम पहले से कमजोर हो गया है। उनका डिफेंस पहले जैसे ताकतवर नहीं रहा। दुश्मन से एक जिसका नाम ब्रोक्स होता है वो कहता है मैं कमजोर रॉयल कैपिटल को मसल दूंगा। अरे इतना ही ताकतवर है तो भाई जब हमला क्यों नहीं किया जब रॉयल कैपिटल का डिफेंस स्ट्रॉन्ग था। किटन में जितने भी मैजिक नाइट अवेलेबल होते हैं वो डायमंड किंगडम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 50 मैजिक नाइट मिलके किटन को मैजिक बैरियर से ढक देते हैं और वो लागोस पे हमला करते हैं। लागोस को कुछ भी नहीं होता, एक स्क्रैच तक नहीं आता, एंड देन वो अपने लाइटनिंग अटैक से उन पे हमला करता है। वो अपने लाइटनिंग मैजिक अटैक से उस बैरियर को तोड़ देता है और वहाँ पे तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों ने एक फॉर्मेशन बना रखा होता है, 10-10 लोगों को ग्रुप बना रखा होता है। यागो सबको बताता है कि मिड रेंज मेज और क्लोज रेंज मेज को कैसे हमला करना है एंड लॉन्ग रेंज वालों को कैसे फाइट करनी है। ब्रोक्स खुद हमला करता है तो यागोस कहता है तुम कैसे जनरल हो बे जो खुद फाइट कर रहा है, तुमको तो हवा में उड़ के अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देना चाहिए हमला करने के लिए। लागोस कहता है इसमें कोई नया नहीं, वो अपने हमलों से उन डरपोकों के मनों में डर पैदा करना चाहता है। दुश्मन लोग के टन में मैजिक नाइट को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्रोक्स कहता है तुम सब एकदम लुल्लू हो, बहुत कमजोर हो, मैजिक नाइट कैप्टन की तरह है। तभी उधर गोल्डन डाउन पहुंच जाती है। यूनो ब्रुक्स के सामने आता है और उसको अपने एक ही हमले से एक ही बार में उड़ा के फेंक देता है। विंड स्पिरिट बेल यूनो से कहती है यूनो मेरी पावर का भी इस्तेमाल करो तब और भी ज्यादा मजा आएगा। यूनो कहता है विंड स्पिरिट कहती है इसी अहंकार से तुम दोस्त नहीं बना पाते, कभी हंस भी दिया करो। बेल यूनो से फ्लर्ट करने लग जाती है, उसको डेट वगैरह पर चलने को बोलने लगती है, पर यूनो उसको मना कर देता है एंड उसको इग्नोर करने लगता है। बेल कहती है कुछ तो बोलो ना मेरे से, तो यूनो कहता है कुछ। ब्रोक्स खुश हो जाता है, कोई तो ताकतवर आया फाइट करने के लिए मेरे से। यूनो को देखकर जूलियस और चार्मी का चेहरा चमकने लगता है। जूलियस एक मैजिक नाइट है इसलिए वो यूनो को देखकर उसकी विंड स्पिरिट को देखकर खुश हो जाता है, तो वही चार्मी अपने मील सेविंग प्रिंस को देखकर खुश हो जाती है। यूनो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसका राइवल आस्था भी उसको देखकर कहता है यू जर्क बेवकूफ। यूनो गोल्डन डाउन उधर पहुंच तो गई एंड वो लोग डायमंड मेज से फाइट भी कर रहे हैं, वो उनको संभाल भी रहे हैं। छोटे मोटे लोग तो गोल्डन डाउन के सामने टिक भी नहीं पाएंगे, पर उधर 3 जनरल भी हैं, इसीलिए जूलियस उधर रीइंफोर्समेंट भेजना चाहता है, पर कौन अवेलेबल है पता नहीं, किसको भेजना है पता नहीं। क्रिम्सन 9 किंग्स तो लोटो माउंटेन में एक मिशन पे गए हैं, सिल्वर ईगल स्पेड किंगडम को संभाल रहे हैं, उनसे जो विवाद चल रहा है उनको देख रहे हैं। और जूलियस खुद उधर जा नहीं सकता क्योंकि उसको रॉयल कैपिटल का ख्याल रखना है, प्लस किंग को प्रोटेक्ट करना है, रॉयल लोगों को कुछ नहीं होने देना है, क्योंकि रॉयल लोग चाहते हैं ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है एज अ विजर्ड किंग। अरे वही मोटा सा किंग जो पड़े पड़े खाता रहता है और लोंडिया से अपनी सेवा करवाता है। यामी कहता है तुम मेरे को भेज सकते हो, मैं एकदम परफेक्ट ऑप्शन हूँ इधर। फिंडल इधर ही कहीं भटक रहा होगा, उसके स्पेशल मैजिक के थ्रू मैं इधर पहुंच सकता हूँ। जूलियस कहता है क्या तुम श्योर हो? आर यू श्योर? तुम अभी अभी अंडर वाटर टेम्पल से आए हो एक बड़े मिशन से। यामी कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मेरे को इस वक्त इनविंसिबल जैसा फील हो रहा है, प्लस मेरे को कुछ चेक भी करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर नजर रखना है। जूलियस कहता है ठीक है। फिर यामी कहता है मेरे को फिंडल को भी इधर अपने साथ लेकर आना चाहिए था, बजाय उसको टाउन में घूमने जाने देने की, वो किसी काम का नहीं। फिंडल को छींक आती है, वो कहता है कौन मेरे को याद कर रहा है? भाई यामी तेरे को गालियां दे रहा है,
वो लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। आस्था कहता है यामी सर क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यामी चाहता तो है कि आस्था को इस तरह के बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस होए, पर इस वक्त उसके हाथ को देखकर यामी कहता है नहीं, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। आस्था कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता, पर लोगों को इवैक्यूएट करने में काम आ सकता हूँ मैं। यामी कहता है तुम हमारे रास्ते नहीं आओगे तो नहीं। चार्मी कहते हैं सीनियर होने के तौर पर मैं आस्था का ध्यान रखूंगी, मैं इसकी वॉलंटियर बन जाती हूँ, इसको कंपनी दूंगी और लोगों को हेल्प करूंगी इवैक्यूएट होने में। यामी कहता है ठीक है, तुम दोनों इडियट्स मेरे साथ आ सकते हो, पर ये फ्यूनरल किधर है? ये तो चार्मी का बहाना है, सिर्फ असली मकसद तो उसको यूनो को देखने का है। गोल्डन डाउन डायमंड मेजिस से फाइट कर रहे होते हैं। यूनो अपने मैजिक से एक ही हमले में इतने सारे दुश्मनों को ढेर कर देता है, एक के बाद एक। लांग्रिस कहता है कैप्टन वांजन से कि यूनो काफी ताकतवर हो रहा है। वांजन कहता है अभी तो ये और भी ताकतवर होगा। लांग्रिस कहता है ये काफी रेयर है कि एक कॉमनर जिसको 1 साल भी नहीं हुआ वो गोल्डन डाउन में इतना प्रोग्रेस कर लिया। यूनो अभी टॉप 4 बेस्ट मैजिक नाइट में से एक है गोल्डन डाउन में। उसके बाद लांग्रिस जो कि वाइस कैप्टन है और अपने कैप्टन साहब विलियन वांजम्स भी उस फाइट में शामिल होते हैं। फ्यूनरल लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। इधर पास में ही एक मैदान है जिधर तुम्हारे जैसे खूबसूरत फूल हैं, तुम कहो तो मैं तुमको उधर ले चलूं। तभी फ्यूनरल के पीछे यामी, आस्था एंड चार्मी आ जाते हैं और उनको देख डर के वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। यामी कहता है हमको जल्दी से काइटन ले चलो। फ्यूनरल बोलता है पर आज तो मेरा छुट्टी है ना। जहाँ आस्था एंड चार्मी प्यार से बोल रहे होते हैं कम ऑन फ्यूनरल, तुम ही हमारी एक उम्मीद हो। तो वहीं यामी कहता है जब तक तुम मर नहीं जाते तुमको कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। अब जल्दी से अपना पोर्टल खोल के हमको काइटन ले चलो, वरना मैं तुमको खोल तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। रॉक्स यूनो से फाइट करने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी उधर लगुस आ जाता है और कहता है डायमंड किंगडम के एक जनरल की तरह पेश आओ। वो ये बात रॉक्स को कहता है। वो उसकी मदद करने आ जाता है, सिर्फ दूर से खड़े खड़े नहीं देखा जा रहा उससे। यूनो ने कई लोगों को बचाया होता है तो सब उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं हरा दो उन दुश्मनों को। एंड यूनो गोल्डन डाउन से भी है जो सबसे पावरफुल स्क्वाड मानी जाती है, इसलिए लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं। ये लगुस से देखा नहीं जाता और वो अपने लाइटनिंग मैजिक से हमला कर देता है कि देखते हैं तुम अपने आप को और लोगों को कैसे बचाते हो। यूनो बेल की मदद से लगुस का हमला उसी की दिशा में मोड़ देता है और लगुस का बैरियर भी तोड़ देता है। जब वो हमले से बचने के लिए वो मैजिक बैरियर बनाता है। यूनो कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं लोगों को बचा सकता हूँ या नहीं, तो सुनो मैं अपने आप को, अपने दोस्तों को और इस देश के लोगों को बचा सकता हूँ। ब्रॉक्स कहता है अब क्या ख्याल है लगुस, तुमको मेरी जरूरत पड़ी गई? लगुस कहता है नहीं मैं इसको संभाल लूंगा, ये मेरा शिकार है। ब्रॉक्स कहता है नहीं ये मेरा शिकार है। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं इसको हराऊंगा, नहीं मैं इसको मारूंगा। बेल कहती है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, यूनो मेरा है। बेल यूनो से बात करने लगती है पर यूनो उसको इग्नोर कर देता है। लोटस ऑफ द एबिस छुप के देख रहा होता है और कहता है देखो देखो ये लड़का कितनी जल्दी बड़ा हो गया और काफी ताकतवर हो गया पहले के मुकाबले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बेटियां बड़ी हो गईं बड़ी जल्दी। पहले वो कहा करती थी कि बड़े होके मैं अपने पापा से शादी करूंगी और अब वो मेरे साथ नहाती तक नहीं है, वो अपने कपड़े तक नहीं धोने देती मेरे अंडरवेयर के साथ। वो मेरे को कहती है कि तुम्हारे में से बदबू आती है। क्या अजीब है यार, कैसा माहौल बना रहे हैं, बेटियों के साथ नहाना चाहता है, क्या पारिवारिक माहौल बना रहे हैं ये लोग। मिमोसा जख्मी लोगों को हील कर रही होती है और बाकी के मैजिक नाइट दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। यागोस अपने स्लाइम मैजिक से मैजिक नाइट को ढेर कर रहा होता है। जैसे ही कोई उसके स्लाइम मैजिक को टच करता है उनका जादू करने की क्षमता कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैजिक नाइट यागोस के स्लाइम मैजिक को छुएगा तो छूने के बाद उसके मैजिक करने की क्षमता कम हो जाएगी, वो अच्छी तरह से मैजिक नहीं कर पाएगा और फिर यागोस अपने जादू से उनको ढेर कर देगा। फिर उधर वाइस कैप्टन लांग्रिस उधर आता है और अपने एक ही हमले से यागोस के मैजिक को तबाह कर देता है। लांग्रिस बस अपना एक हाथ हिलाता है और यागोस का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। स्पेशल मैजिक का यही खासियत है कि वो सब कुछ तबाह कर देता है। लोटस ऑफ द एबिस नोटिस करता है कि सब जगह पेड़ों की जड़ दिखाई दे रही है। वो देखता है कि गोल्डन डाउन का कैप्टन सिर्फ एक जगह खड़ा है और उसका ग्रीमोयर खुला हुआ है। ग्रीमोयर ओपन है तो लोटस ऑफ द एबिस अज्यूम करके चलता है कि विलियन वांजन्स किसी तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है और वो पेड़ों की जड़ें धीरे धीरे सब जगह फैल रही होती हैं। एबिस अनुमान लगाता है कि गोल्डन डाउन का कैप्टन कोई बड़ा सा पेड़ उगाने की सोच रहा है जिससे वो मैजिक नाइट की मदद कर सके। एंड जैसे ही एबिस उस जड़ को छूता है वो नोटिस करता है कि वो जड़ें माना को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जादू को चूस रही हैं। वो कहता है मैं पहले ये नोटिस क्यों नहीं कर पाया। वो बाकी के 3 जनरल को इन्फॉर्म करता है कि गोल्डन डाउन का कैप्टन एक बहुत बड़ा और ताकतवर हमला करने वाला है। काइटन टाउन की रेंज में जो भी होगा वो सबको अपने जादू से पकड़ लेगा। लागोस और ब्रॉक तो सुनते ही नहीं है।
वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि कौन यूनो से लड़ेगा। यागोस भी कोई जवाब नहीं देता। एबिस वहां से भागने की सोच रहा होता है। तभी गोल्डन टाउन का कैप्टन विलियन वांजेंस अपना मैजिक इस्तेमाल कर देता है। पूरे टाउन में एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है, जिसको देख एबिस दंग रह जाता है। इसके पास कितना सारा जादू है यार। विलियन वांजेंस अपने पेड़ वाले जादू से सभी दुश्मन को पकड़ लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। यामी, आस्था, फिनरल एंड चार्मी जैसे ही काइटन पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उधर बहुत बड़ा सा पेड़ है। आस्था देखकर चौंक जाता है, क्या ये स्पेल है? चार्मी कहती है इसमें तो बड़े बड़े और टेस्टी टेस्टी फल भी होंगे। यामी उन दोनों से कहता है, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, ये गोल्डन टाउन के कैप्टन का जादू है, लगता है उन्होंने सब कंट्रोल में ले लिया। फिनरल कहता है, क्या हम वापस जा सकते हैं अब? उन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया। यामी कहता है, नहीं, मेरे को अभी भी देखना है, कहीं फाइट वगैरह चल रही होगी तो मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम सब लोगों की मदद करो और मरना मत, अपना ख्याल रखना। और यामी पेड़ के एकदम ऊपर की ओर जाने लगता है, गोल्डन टाउन के कैप्टन के पास। ब्रॉक्स हैरान हो जाता है, हमारी फौज के सभी लोग ऐसे कैसे ढेर हो गए? वो विलियन वांजेंस की ओर बढ़ रहा होता है उससे फाइट करने के लिए। बड़े गुस्से में यूनो उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी लागोस उसको रोकता है। आस्था, फिंडल और चार्मी लोगों की मदद करते हैं, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने में मदद करते हैं। फिंडल एक लड़की से कहता है, हेलो मिस, तुमको चोट वगैरह तो नहीं आई ना? वो फिंडल को कहती है, थैंक्स। फिंडल कहता है, हम मैजिक नाइट का काम ही है ये लोगों को बचाना, क्या हम इसके बाद चाय पे चलें? पर वो लड़की एक दफा फिंडल की ओर देखती भी नहीं है एंड वो सीधा निकल जाती है वहां से। फिंडल अपने आप से ही कहता है, रोना मत फिंडल, रोना मत। फिर यूनो और लागोस में फाइट हो रही होती है। चार्मी जब देखती है कि यूनो फाइट कर रहा है, उसका सारा ध्यान यूनो पे चला जाता है, लोगों को बचाने की जगह। इसी वजह से उसके क्लाउड मैजिक से एक बंदा नीचे गिर जाता है। वो यूनो के लिए चीयर कर रही होती है। पहले तो दोनों में टकराव हो रहा होता है। यूनो लागोस पे हमला करता है, लागोस उससे बच के यूनो पे हमला करता है। फिर बाद में यूनो लागोस पे भारी पड़ने लगता है। लागोस कहता है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बंदा इतना ताकतवर होगा, पर एक जनरल होने के नाते मैं हारूंगा नहीं। वो यूनो पे पूरी ताकत से हमला करता है, तुम मेरे सुंदर से जादू के सामने जरूर हारोगे। यूनो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जादू कितना सुंदर है, जीतने के लिए तुम ताकतवर होने चाहिए। यूनो अपने हमले से लागोस को ढेर कर देता है। यूनो आस्था के पास आके कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो? कितने फटे हुए लग रहे हो, झटपटा रहे हो और पसीने से लथपथ हो। फिंडल कहता है, इस बंदे ने मैजिक नाइट को तभी ज्वाइन किया था जब आस्था ने किया था, और ये गोल्डन टाउन तक पहुंच गया। ये पक्का ब्लैक बुल की बेइज्जती कर रहा होगा। ये कितना हैंडसम है और कितना पॉपुलर होगा ना, कितनी लड़कियां इस पे मरती होंगी। यूनो आस्था से कहता है कि तुम्हारी ये हालत हो रखी है, इस तरह से जख्मी हो रखे हो, इसका मतलब तुम और स्ट्रॉन्ग हो गए होगे, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। आस्था कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, दिखने से तो लग रहा है तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, मैं भी तुमसे हारूंगा नहीं। बेल देखती है कि यूनो हंस रहा है। चार्मी कहती है कि यूनो की इस स्माइल के साथ तो मैं 100 चावल के कटोरे भर भर के खा सकती हूँ, या फिर उससे भी ज्यादा। फिंडल सोचता है कि एक गुड लुकिंग हैंडसम बॉय जो कि एलाइट गोल्डन टाउन का मेंबर है, वो आस्था जैसे बंदे से कम्पीट कर रहा है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। ये दोनों काफी सही राइवल हैं एक दूसरे के। वो अपने भाई के बारे में सोचता है, लांगरिस, वो भी गोल्डन टाउन में है, बट फिंडल को लगता है कि मैं उससे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। उधर क्लाउस और मिमोसा आते हैं यूनो को ढूंढते हुए। क्लाउस आस्था से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई? वो आस्था के हाथों को दबा के कहता है कि दबाने पे दर्द हो रहा है। आस्था दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, आउच 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 आउच। क्लाउस कहता है, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मेरे को तुम्हारी कोई चिंता वगैरह हो रही है। मिमोसा अपने हीलिंग मैजिक से आस्था को हील करने के लिए आस्था के पास आती है। आस्था कहता है, तुमको मेरे को नहीं, लोगों को मदद करने में अपना जादू खर्च करना चाहिए, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मिमोसा और क्लाउस वहाँ से चले जाते हैं, उनको लोगों की मदद भी तो करनी है। ब्रॉक्स विलियम के पास पहुँच के कहता है, तुम्हारे पास काफी सीरियस मैजिक पावर है, पर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। विलियम कहता है, हाँ, और तुम्हारे पास भी काफी सही मैजिक है, तुम अपने लोगों को यहाँ से लेके निकल जाओ। ब्रुक्स कहता है, डायमंड किंगडम कभी पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो विलियम पे हमला करता है अपने जादू से। उसका हमला लगने से पहले ही विलियम हवा में ब्रुक्स की तरफ कुछ फेंकता है जो ब्रुक्स को दिखाई नहीं देता। उसको लगता है कि हवा के झोंके से क्या होगा, तुमको क्या लगता है इससे कोई चोट पहुंचेगी मेरे को? वो विलियम को पकड़ लेता है, लगता है तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, इतना बड़ा जादू का विशाल पेड़ उगाने के बाद तुम्हारा मैजिक खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक्स के ऊपर तेजी से पेड़ उग जाता है। विलियम ने उस पे पहले ही बीज डाल दिए थे और अब वो बीज पेड़ में बदल गया। तभी अचानक पीछे से एबिस विलियम पे सरप्राइज अटैक कर देता है, पर यामी उधर पहुंच जाता है और विलियम को बचा लेता है। एबिस के शोल्डर पे छोटा सा कट लग जाता है, यामी ने छोटा सा स्क्रैच मार दिया होता है। एबिस सोचता है कि मेरे को लगा था कि मैं गेम पलट सकता हूँ अगर मैं कैप्टन विलियन वांजेंस को सरप्राइज अटैक में उसको ढेर कर दूं, पर लगता है
है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सोचता है कि किसने सोचा था कि मेरे को इससे दोबारा सामना करना पड़ेगा, और अब तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे को। इसको देखकर मेरे खुद के लिए मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही बात आती है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और कुछ नहीं इनके सामने। यामी कहता है मैं नहीं जानता इसको। ओए डायमंड मेज, क्या तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो? वो कहता है क्या तुम मेरे को नहीं जानते? कम ऑन। वो अपना छाती दिखाने लगता है कि यामी ने उसकी छाती पे निशान बनाया था जब उन्होंने पहले एक बार फाइट किया। यामी कहता है मुझे कोई शौक नहीं है एक आदमी की छाती को देखने में, मैं तुमको बीच में से काट दूंगा, तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। एबिस कहता है ये तो मेरे लिए काफी ट्रिकी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे हालत में मेरे को अपने डायमंड किंगडम के तरीके से निपटना होगा। वो वहां से भाग जाता है दुम दबा के। यामी कहता है तो हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर बातचीत करें, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है ना? यामी विलियम से कहता है ये सब। यामी कहता है तुम्हारा ये वर्ल्ड ट्री मैजिक हमेशा की तरह काफी शानदार है। विलियम कहता है ये सिर्फ मेरे दुश्मन की वजह से संभव है, क्योंकि वो उनका ही माना एब्जॉर्ब करके इतना बड़ा हमला कर पाया। यामी कहता है तुम्हारे पास और कोई मैजिक स्पेल नहीं, सिर्फ ये वर्ल्ड ट्री मैजिक के सिवाय? विलियम कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? यामी कहता है मैं वो हूँ जो अपने गट इंस्टिंक्ट पे भरोसा करता है, अगर तुमको कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो? यूनो आस्था से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। आस्था कहता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं इतना भी जख्मी नहीं जितना ये दिखने में लगता है। यूनो तुम पहले से कुछ लंबे लग रहे हो। यूनो कहता है हाँ मैं 4-5 सेंटीमीटर लंबा हो गया हूँ। आस्था अपने पंजों पे खड़े होके कहता है मैं कल 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगा, फिर मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा। एंड देन यूनो आस्था से थोड़ा ऊंचा होके कहता है तुम्हारा कोई मौका नहीं मेरे से जीतने का। बेल सोच रही होती है कि यूनो मेरे को एक रिप्लाई नहीं देता, मेरे को इग्नोर करता रहता है और ये इस लड़के से बातचीत कर रहा है, स्माइल भी कर रहा है। वो यूनो से कहती है तुम क्या कर रहे हो यूनो, ये स्टूपिड लड़का कौन है और तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? यूनो फिर से बेल को इग्नोर करने लग जाता है। आस्था कहता है ये छोटा सा कीड़ा कौन है भाई? फिर वो कहता है क्या ये सिल्फ है, वही विंड स्पिरिट? यूनो कहता है मैं पहले आस्था के साथ रहता था। बेल के होश उड़ जाते हैं, क्या तुम इस बदसूरत के साथ रहते थे? यूनो और आस्था कहते हैं हाँ, सिर्फ साथ में नहीं रहते थे, साथ में खाते थे, नहाते थे और पढ़ाई भी करते थे, साथ में सोते भी थे। ये सुन बेल पागल होने लगती है। फिर उधर चार्मी आती है और यूनो को थैंक यू बोलती है उस दिन उसका खाना बचाने के लिए, और उसको स्नैक देती है खाने को। बेल उठ के सोचने लगती है ये बच्ची कौन है। चार्मी कहती है क्या मैं तुमको यूनो कहकर बुला सकती हूँ? बेल सोचने लगती है कि मेरे सेल्फ सेंसेस, मेरे सेल्फ इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि ये लड़की मेरे और यूनो के बीच में नहीं आएगी। तभी यूनो कहता है मुझे उस समय अचानक तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराने के लिए सॉरी। बेल शॉक्ड में क्या ये एक दूसरे को पुश कर रहे थे नीचे की ओर, ये एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे? बेल चार्मी के बाल खींचने लगती है तुमने कोई अजीब सा जादू किया होगा मेरे यूनो को सिड्यूस करने के लिए। चार्मी कहते ये किस तरह का जीव है, क्या ये खाने में टेस्टी होगा? आस्था कहता है ये विंड स्पिरिट है, इसको खाना मत। बेल कहती है तुमने मेरे यूनो पे क्या किया, यूनो मेरा है। चार्मी कहती है अच्छा मैं 19 साल की हूँ, मैं इतनी सेक्सी दिखती हूँ कि मेरे को कोई भी मैजिक की जरूरत नहीं सुंदर दिखने के लिए। बेल कहती है तुम एक ग्रेड स्कूल की बच्ची लगती हो जिसका माथा इतना बड़ा और चपटा है। चार्मी और बेल में फाइट होने लगती है। चार्मी बेल को अपने माथे से पीछे ढकेल देती है और उसके पीछे लग जाती है। आज तो तुम नहीं बचोगी, मैं तुमको आज पका के खा जाऊंगी। आस्था चार्मी को बस करने को बोलता है तो यूनो बेल को। फिंडल आस्था के पास आता है और कहता है तुम खूब मजे कर रहे हो, क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ? यूनो कहता है ये कौन है? आस्था कहता है ये है मेरा सीनियर, तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। यूनो कहता है नहीं। फिंडल कहता है हाँ जानोगे भी कैसे, ऐसा नहीं है कि मैं गोल्डन डाउन एलाइट मेंबर के बराबर हूँ। फिर उधर लांग्रिस आता है, वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन डाउन, और कहता है देखो 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 मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई, तुम हमारे परिवार के लिए अपमान हो जो फाइट भी नहीं कर सकते, है ना फिंडल? तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी ब्लैक बुल के लिए वो सामान उठाने का काम करते हो? अगर तुम हल्के से भी लायक होते और फाइट करना जानते, मैजिक का सही इस्तेमाल करना जानते, तो तुम आज मेरी जगह इस फैमिली के हेड होते और इस फैमिली को संभाल रहे होते। आस्था कहता है ये कौन है और ये फिंडल के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? यूनो बताता है कि ये लांग्रिस है, वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन टाउन। आस्था कहता है तुम गलत बोल रहे हो, फिंडल बहुत औसम है और वो फाइट भी कर सकता है जैसे उसने अंडर वाटर टेम्पल में किया, उसके बिना हम दुश्मन को नहीं हरा पाते। लांग्रिस कहता है तो क्या फिंडल एक बार किसी काम में आया? ये तो बहुत शॉकिंग बात है। आस्था कहता है तुम अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो। लांग्रिस कहता है मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं, उसने ये रिस्पेक्ट कमाई थोड़ी है, ये उसके लायक भी नहीं, मैं गोल्डन डाउन को वाइस कैप्टन हूँ। आस्था कहता है क्या कहा तुमने? फिंडल कहता है जाने दो, ये सच ही तो बोल रहा है। आस्था कहता है पर ये सच
सच नहीं है। फ्यूनरल बोलता है छोड़ो। लांग्रिस कहता है हम गोल्डन डाउन ने लगभग सब कुछ संभाल लिया है, हमारे कैप्टन ने लगभग सब दुश्मनों को ढेर कर दिया है, तो तुम्हारी ब्लैक बुल यहाँ से अपने घर जा सकती है, उनका कोई काम नहीं है। और ब्लैक बुल कब से ये डे सर्विस प्रोवाइड करने लगी? तुम इन 2 बच्चों को संभाल रहे हो, तुम ये बेबी सिटिंग कब से करने लग गए फ्यूनरल? तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती इन बच्चों की बेबी सिटिंग करने में? आस्था कहता है बच्चा किसे बोला बे? चार्मी कहती है मैं एडल्ट मैच्योर हूँ। फ्यूनरल कहता है बस अब बहुत हुआ, तुम मेरे को जो चाहे वो कहो, पर मेरी स्क्वाड के बारे में बिल्कुल भी कुछ मत कहना, मैं उनके बारे में इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी लांग्रिस पे एगोस हमला कर देता है, पर लांग्रिस उसके हमले से बड़े आसानी से बच लेता है और कहता है मुझे लगा था तुम ढेर हो गए हो। एगोस कहता है मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, वन ऑफ द 8 शाइनिंग जनरल होने के तौर पे मैं तुम्हारा सर कलम करके ही रहूंगा। एगोस ने अपने स्लाइम मैजिक में कई सारे सिटीजन्स को पकड़ रखा होता है, इसलिए एगोस कहता है अब तुम मैजिक नाइट मेरे को छू भी नहीं सकते, क्योंकि अब अगर कोई उस पे हमला करेगा तो लोगों की भी जान चली जाएगी जिनको एगोस ने पकड़ रखा है। लांग्रिस तो बिना हेजिटेट हुए एगोस को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको लोगों की चिंता नहीं, वो उन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था चिल्लाकर कहता है ओए तुम ये क्या कर रहे हो लांग्रिस? लांग्रिस कहता है अगर मैंने इसको अभी नहीं मारा तो और लोग की जान जाएगी, इससे बढ़िया इनको यहीं खत्म कर दूं ताकि बाकी लोगों को बचा सकूं। आस्था कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैजिक नाइट का काम होता है लोगों को बचाना और तुम उनको मार रहे हो, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इन सबको बचाऊंगा, यूनो देखना मेरे को। यूनो कहता है हाँ दिखाओ। आस्था दूसरी ओर भागने लगता है। लांग्रिस कहता है इतनी जल्दी यहाँ से भागने की सोच रहे हो? फिर चार्मी अपने मैजिक से वहाँ पीछे बड़ी सी शिप बना देती है। आस्था उस शिप को यूज करके एगोस की ओर तेजी से बढ़ता है। वो शिप काफी क्लाउडी होती है, काफी उछालदार होती है। एगोस आस्था पे अटैक करता है, पर फ्यूनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसको अपने पोर्टल से वहाँ से गायब कर देता है एंड आस्था को फिर ऊपर से अपने पोर्टल में से निकालता है। इस बार आस्था के मुंह में एंटी मैजिक स्वॉर्ड होती है और वो एगोस के मैजिक को नलीफाई करके सभी लोगों को बचा लेता है जिसको एगोस ने पकड़ा होता है। वो आस्था पे हमला करता है। फ्यूनरल फिर आस्था को उससे बचा के साइड में से आस्था को अपने पोर्टल में से बाहर निकालता है और आस्था उसको ढेर कर देता है। आस्था जमीन पे गिर रहा होता है क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी होती है, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाएगा, अच्छे से लैंड नहीं कर पाएगा, पर यूनो अपने मैजिक से आस्था को आराम से लैंड करने में मदद करता है और आस्था से कहता है अच्छा फाइट किया तुमने हमेशा की तरह। फ्यूनरल जोर से चिल्लाकर कहता है कि लांग्रिस हाँ ये सच है कि मैं कभी तुमको नहीं हरा पाऊंगा, पर एक दिन ब्लैक बुल गोल्डन डाउन को जरूर हराएगी। यामी विलियम को कहता है क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो? विलियम कहता है मेरा फेस वैसा नहीं जैसा हर कोई देखना चाहता है। यामी कहता है तुम क्या इतने बदसूरत दिखते हो? चिंता मत करो मैं हंसूंगा नहीं। विलियम कहता है मैं समझ गया, तुमको शक है कि मैं कहीं आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर तो नहीं लिक्ट। यामी अपने मन में सोचता है कि विलियम को वर्ल्ड ट्री मैजिक लाइट मैजिक से एकदम अलग है, लेकिन कुछ चीज मुझे सचमुच में परेशान कर रही है कि इन दोनों का बनावट भी एक जैसा है, शरीर का, इनकी आवाज भी एक जैसी है और तो और इन दोनों का की भी बहुत मिलता जुलता है। यामी कहता है कि आज से 10 साल पहले हम मिले थे, हमने एक साथ मिलके कई बार फाइट की दुश्मनों से, हम दोनों एक ही साथ में कैप्टन भी बने, तुमको याद है ना नोएल की चोटी कैसा हुआ करती थी? हम दोस्त वगैरह तो नहीं है पर हम काफी दूर तक आ गए। देखो यामी सोचता है कुछ तो है जो मेरे को एकदम सिमिलर लग रहा है। वो विलियम को मास्क उतारने को बोलता है। विलियम अपना चेहरा दिखाता है, उसके चेहरे पे निशान बने होते हैं, ये जन्म से ही उसके चेहरे पे हैं। लोग उसको शापित बच्चा कहा करते थे, लोग उसको देखकर डरने लगते थे। वो एक शाही घराने का नाजायज संतान था। 8 साल तक वो फॉरसेकन रिल्म में रहा था, लेकिन उस रईस के उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद विलियम को बुलाया गया एक नोबल के तौर पे। विलियम के पास काफी सही मैजिक था, पर फिर भी उसके चेहरे की वजह से उसको काफी बुरा बुरा सुनने को मिलता था। जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसको बहुत बुरा बुरा कहती थी। विलियम जैसा बेटा कोई नहीं चाहता था। फिर एक दिन जूलियस ने विलियम को मैजिक यूज करते हुए देख लिया एंड वो मैजिक नर्ड विलियम में काफी इंटरेस्टेड हो गया। उसने उसको मैजिक नाइट ज्वाइन करने को बोला और कहा कि तुमको अपने चेहरे की वजह से खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, तुमको अपने आप को खुद कोसना नहीं चाहिए कि तुम ऐसे दिखते हो वैसे हो फलाना ढिमकाना। एंड उसके चेहरे के लिए वो मास्क भी देता है खुद अपने हाथों से बना के, ताकि वो अपने चेहरे को ढक सके और लोगों को उससे कोई दिक्कत ना होए, लोग उसको जज न करें। यामी सोचने लगता है कि ये
काफी सुनी सुनी कहानी लग रही है। इसके चेहरे की लाइन भी एकदम लिखट की तरह ही लग रही है, पर मेरे को लाइट मैजिक का हल्का सा भी सुराग नहीं दिख रहा उसके चेहरे के निशान में से। और ना ही ये कोई ट्रिक यूज कर रहा है, कोई मैजिक वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये इल्यूजन नहीं है। एंड इसकी की बता रही है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सब प्योरली कोइंसिडेंस होंगी। सॉरी कि मैंने अचानक ऐसा मास्क उतारने को कहा। विलियम कहता नहीं थैंक यू, मुझे एक मौका मिला तुमको बताने का कि मैं सच में कौन हूँ। फिर विलियम के पास एक फोन कॉल आता है। मैजिक नाइट उसको रिपोर्ट करते हैं कि डायमंड किंगडम के लोग भाग गए और अब सब कंट्रोल में है। विलियम कहता है जो भाग रहे हैं उनका पीछा मत करना, उनको मत पकड़ो, भागने दो, तुम सिर्फ जख्मी लोगों की मदद करने में ध्यान दो। विलियम यामी से कहता है कि चलो हमको बहुत सारा काम करना है, कई सारे दुश्मन को पकड़ रखा है, उनको रॉयल कैपिटल तक ले जाने में काफी मेहनत लगेगी। यामी कहता है मेरे पास एक बंदा है, वो काम आएगा। फिंडल छींकने लगता है और कहता है लगता है लड़कियां मेरे को याद कर रही हैं। चार्मी यूनो का पता मांगने लगती है। चार्मी के एड्रेस मांगते ही बेल को गुस्सा आ जाता है, वो तो आग बबूला होने लगती है और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। आस्था एंड फिंडल चार्मी को वहां से पकड़ के यामी के पास जाने लगते हैं। फिंडल चिल्ला रहा होता है फक भाई, सबसे बेकार स्क्वाड ने सबसे अच्छी स्क्वाड से झगड़ा कर लिया, एक चैलेंज ले लिया। आस्था और चार्मी मस्त खा पी रहे होते हैं। चार्मी को यूनो से बात करना है। आस्था से अब इंतजार नहीं हो रहा है कब उसका हाथ ठीक हो जाए जल्द से जल्द और कब वो दोबारा से एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूज कर पाए। फिंडल कहता है ये दोनों कितने शांत हैं, ऐसे कैसे खा पा रहे हैं इस समय। फिर चार्मी फिंडल को भी खाने को देती है एंड उसको काफी पसंद भी आता है। लांग्रिस यूनो से कहता है क्या वुल्गर लोग थे, तुमको अपने दोस्त ध्यान से चुनने चाहिए, क्या तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उन जैसे लोगों के साथ रहकर। यूनो कहता है मेरे को क्यों शर्म आएगी, मैं कभी उस तरह से सोचता ही नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बल्कि आई एम प्राउड ऑन आस्था, वो मेरा राइवल है। लांग्रिस के पूछने पर यूनो कहता है हम दोनों एक कंपटीशन में हैं, हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले विजर्ड किंग बनेगा। लांग्रिस हंसने लगता है क्या विजर्ड किंग, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में। खैर कॉमनर को शर्म नहीं आती होगी अपनी औकात के बाहर बात करने में। बेल गुस्से में बहुत कुछ कहने वाली होती है, मेरे यूनो के बारे में ऐसा मत बोलो, पर यूनो उसका मुंह चुप करा कर कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कॉमनर विजर्ड किंग नहीं बन सकते, पहले तो मैं गोल्डन डाउन को कैप्टन बनूंगा। लांग्रिस कहता है क्या तुम अभी भूल रहे हो, मैं अभी वाइस कैप्टन हूँ गोल्डन डाउन का। उधर क्लाउस आता है और यूनो और लांग्रिस दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। मशरूम हेड जूलियस को रिपोर्ट करता है कि डायमंड फोर्सेस वहां से भाग गई एंड हमने कई दुश्मनों को पकड़ रखा है, अब काइटन सेफ है। जूलियस कहता है गुड, काइटन को रिबिल्ड करो, इमरजेंसी शेल्टर पहुंचाओ काइटन में ताकि लोगों को दिक्कत ना होए, वो रह सके, रात गुजार सके जब तक दोबारा से काइटन रिबिल्ड ना हो जाए। जूलियस सोचने लगता है उनका रियल मोटिव क्या था काइटन पे हमला करने का। एपिसोड के एंड में हमको डायमंड किंगडम का कुछ लोग दिखाए जाते हैं। लोटस ऑफ द एबिस रिपोर्ट कर रहा होता है उनको क्लोवर किंगडम के बारे में। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उनको मिलता है, लाइक क्लोवर किंगडम के पास एक विंड स्पिरिट है, एक बंदा जिसके पास एक अलग तरह का स्पेशल मैजिक है, एंड एक बंदा कहता है पुराने जमाने के पुराने जनरल्स ने अपना काफी सही टाइम बिताया होगा, अब ये समय हमारा है डायमंड किंगडम के, अब हम नए जनरल्स बनेंगे, न्यू मेज वॉरियर ऑफ डायमंड किंगडम। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको ये सीन दिखाया जाता है, फुइगोलियन कोमा में है। यामी आस्था का सर पकड़ के उसको उठाकर एक बंदे के पास लेके जाता है। यामी बताता है कि ये बंदा क्लोवर किंगडम का सबसे अच्छा डॉक्टर है, इसका हीलिंग मैजिक कमाल का है, इसने मेरा एक हाथ टूटा हुआ जोड़ दिया था, एक बार मेरा हाथ लगभग टूट ही गया था पर इसने ठीक कर दिया। यामी आस्था को उस डॉक्टर के पास फेंक के वहां से चला जाता है, ये बोल के कि डॉक्टर तुम्हारा हाथ ठीक कर देगा, ये देख लेगा क्या करना है क्या नहीं। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं आज जुए में जीत सकता हूँ। यामी वहां से चला जाता है जुआ खेलने के लिए। ये बंदा अपना नाम बताता है, इसका नाम है ओवेन, और कहता है मैं डायरेक्टली विजर्ड किंग को रिपोर्ट करता हूँ। आस्था खुश हो जाता है, क्या ये बंदा डायरेक्टली विजर्ड किंग को रिपोर्ट करता है? आस्था कहता है मेरा नाम है आस्था। ओवेन कहता है कि ओ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जब मेरे को मौका मिला था यामी के साथ ड्रिंक करने का, उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि कैसे तुम मैजिक को नलिफाई कर देते हो, काफी कमाल का मैजिक है तुम्हारे पास। ओवेन आस्था की बॉडी की तारीफ करता है, काफी सही मसल है तुम्हारे पास। फिंडल की तो हालत ही खराब हो जाती है। गोल्डन डाउन ने जितने भी कैदियों को पिछले एपिसोड में पकड़ा था उन सबको ही फिंडल काइटन से रॉयल कैपिटल तक ले जाने का काम कर रहा था अपने स्पेशल मैजिक से। अब वो आस्था को लेने के लिए इधर आया होता है। ओवेन आस्था के हाथों को हील कर रहा होता है एंड देन वो थोड़ी देर
देर बाद अपना चश्मा उतार के कुछ बहुत सीरियस बात बोलता है, जिसको सुन आस्था के होश उड़ जाते हैं। फ्यूनरल सारी बात उस रूम के बाहर खड़े होके चुपके से सुन रहा होता है। शाम हो जाती है, आस्था उधर से बाहर आता है और कहता है, सॉरी फ्यूनरल, मेरी वजह से तुमको इधर तक यहाँ इतनी देर तक वेट करना पड़ा। फ्यूनरल कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम बिना यामी के यहाँ से नहीं जा सकते, तो चलो यामी का वेट करें। तभी वहाँ यामी आता है और अपने साथ एक बड़ा सा बोरा भी लेके आया होता है। इस बोरे में जो भी है वो यामी ने जुए में जीता है। आस्था कहता है कि इसमें क्या है। यामी कहता है, चलो अपने हाइड आउट पे चले। अपने बेस पे जाके यामी सबको लेक्चर देता है, सुनो गाइज, तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया होगा पर हमको कई सारे स्टार्स मिले हैं विजर्ड किंग की तरफ से, और हमारे जितने भी नेगेटिव स्टार्स थे वो सारे कैंसिल आउट हो गए। इस बात पे यामी सबको पार्टी देता है। तुमको याद है यामी कुछ जीत के लाया था जुए में, उस बोरे में मीट होता है। बारबेक्यू पार्टी चल रही होती है, सब दबा के मीट पेल रहे होते हैं, पर घोच भाई साहब इधर भी मरी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो सपना देख रहा होता है मरी के बारे में कि वो 55 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में मीट को पका के खिलाता है मरी को अपने हाथों से। वो ना ही ज्यादा आंच पे मीट को पकाता है ताकि मीट कुछ ज्यादा ही पक जाए, और ना ही कम आंच पे, एकदम मीडियम पे पकाता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो सारे मर भी जाएं। मरी खाने की तारीफ करती है और घोच को नोज ब्लीड हो जाती है। न्यूएल सोच रही होती है कि आस्था के हाथों में चोट लगी है इसलिए वो खा नहीं पाएगा, तो चलो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, मैं ही उसको खिला देती हूँ। तभी आस्था चिल्लाकर कहता है, देखो गाइज, मैं अपने पैरों से खा सकता हूँ, है ना कूल। न्यूएल उसको अपने वाटर मैजिक की धार से उड़ा देती है। दूर हटो गंदे कहीं के। यामी सबको बोलता है, चलो कुछ ट्रिक्स वगैरह करके दिखाओ, सब मेरे को अपनी अपनी कॉमेडी करके दिखाओ। सबसे पहले फ्यूनरल करके दिखाता है, फिर चार्मी एंड देन ग्रे, और वो सब हंसी मजाक ऐसे ही कर रहे होते हैं। लक मैग्ना के साथ स्पेशल टेक्निक क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून करके दिखाता है। शाम हो जाती है। आस्था सब लोगों से कहता है, हे एवरीबॉडी, आज मैं थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैग्ना कहता है, ओके, अच्छे से आराम करना। नोएल बोलती है कि आस्था हमेशा खुश रहता है, पर आज ऐसा लग रहा था कि वो खुश होने का नाटक कर रहा था। मैग्ना भी कहता है कि मैंने उसको कभी इतनी जल्दी सोते हुए नहीं देखा। फ्यूनरल सबको कुछ बताता है कि उसने कुछ सुना था जब डॉक्टर उसको हील कर रहा था। डॉक्टर ने आस्था को बोला कि उसके हाथ अब पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ने आस्था से कहा था कि किसी तरह का पुराने जमाने का कर्ज तुम्हारे हाथों को दिया गया है, और उसके अलावा तुम्हारी हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट के चूर चूर हो गई हैं। ये सुन के सबके चेहरे उतर जाते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं। यामी कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा मैजिक हीलर कह रहा है तो ये बात सच्ची होगी। सबके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं लगभग। फ्यूनरल कहता है कि मेरे को लगा था कि मैंने एक अल्टीमेट पार्टनर ढूंढ लिया है जिसके साथ मिलके मैं फाइट कर सकूं। वेनेसा कहती है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है एंड फिजिकल एबिलिटी से ही वो फाइट करता है, और अब वो अपना ओनली वेपन ही यूज नहीं कर पाएगा। आस्था एक पत्थर के ऊपर बैठ के उन बातों को सोच रहा होता है जो डॉक्टर ने उसको कही होती है कि आस्था के हाथ अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो अपनी तलवार दोबारा से नहीं चला पाएगा कभी भी। सब लोग आस्था को छुप के देख रहे होते हैं। आस्था को सारे के सारे वो पल याद आने लगते हैं जब उसने फाइट करके लोगों को बचाया। फिर उसके बाद आस्था जोर से चिल्लाकर कहता है कि जैसे कि मैं हार मानने वाला हूँ, तुम मेरे साथ फिर से खिलवाड़ कर रहे हो, है ना भाग्य। भाग्य मीन्स फेट। यहाँ आस्था भाग्य यानी कि अपनी किस्मत को कह रहा होता है, लेकिन तुम मुझे और ज्यादा अधिक उत्तेजित कर रहे हो कमीने कहीं के। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा अपने हाथों को ठीक करने का, और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो मैं और कोई तरीका ढूंढ लूंगा फाइट करने का, पर मैं हार नहीं मानूंगा कभी। आस्था एक पुरानी बात को याद करके कहता है कि तुमने एक बार मेरी हिम्मत तोड़ दी थी, पर अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दोबारा कभी डिप्रेस नहीं होने वाला। तुमको शायद याद ना हो पर मैं तुमको कहानी की एकदम शुरुआत में लेके चलता हूँ। सेकंड एपिसोड में एक चोर यूनो की ग्रिमर चुराने की कोशिश करता है, और जब आस्था यूनो की मदद करने पहुंचता है वो आस्था की हिम्मत एकदम तोड़ देता है। वो दुश्मन जो चोर होता है वो आस्था को भी लगने लगता है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी जादू इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वही बात को याद करके आस्था कहता है, उस दिन जैसा मैं कभी हिम्मत नहीं हारने वाला। ब्लैक बुल के कई लोग इमोशनल हो जाते हैं और कई तो खुश हो जाते हैं। आस्था एकदम ठीक है, हमारा आस्था ऐसा ही है जो कभी हार नहीं मानता। वेनेसा अपने मन में सोच रही होती है कि एकदम बिंदास किड, ऐसे ही हार मत मानना। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ का मैजिक शायद तुमको ठीक कर दे। अगले दिन आस्था उठते ही चिल्लाकर कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर आस्था देखता है इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा सिवाय यामी के जो अखबार पढ़ रहा है, वरना इधर बहुत शोर शराबा रहता है। वो यामी से पूछता है सब किधर है। यामी कहता है पता नहीं। फिर वो सोचता है कल पार्टी शार्टी चल रही थी, क्या अभी तक सब सो रहे हैं। फिर वो ब्लैक बुल की फील कर विंडो की तरफ आता है और विंडो के बाहर देख, तुम मेरे से छुप नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी की फील कर सकता हूँ। वो विंडो के बाहर देखता है तो वो देखता है वो नोएल और फ्यूनरल को देखता है।
फिंडल कहता है ओ मैंने सबको उनकी बताई हुई जगह पर उनको भेज दिया। सबको अचानक से याद आया कि उनको कहीं जाना है, पर ये ऑब्वियस नहीं है कि सब आस्था का इलाज ढूंढने के लिए गए हैं। अगर यामी को पता चला कि वो मिशन के अलावा कहीं और गए हैं तो यामी गुस्सा करेगा। सब मेंबर अलग अलग जगह जाते हैं जिससे वो कोई तरीका ढूंढ पाए आस्था को ठीक करने का, आस्था के हाथ को ठीक करने का। लक और मैग्ना फोरसेकन रिल्म के बैरन पार्ट में एक डंजन में जाते हैं। गोर्डन और घोच रॉयल लाइब्रेरी में जाते हैं रिसर्च करने के लिए और बुक्स पढ़ते हैं ताकि कोई तरीका ढूंढ पाए आस्था के हाथों को हील करने का। घोच को एक किताब दिखती है जिसमें 100 ऐसे तरीके बताए होते हैं जिसमें वो एक अच्छा बड़ा भाई बन सकता है और उसको उसकी छोटी बहन पसंद करे, और वो उस बुक को नहीं पढ़ के काम की बुक्स ढूंढने में लग जाता है। चार्मी और ग्रे कुछ अननोन जड़ी बूटी के लिए सामग्री ढूंढने निकल जाते हैं जिससे वो आस्था के हाथों का कर्ज हटा सके। वहाँ जंगल में उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, पर चार्मी उसको अपने जादू से ढेर कर देती है। फिंडल कहता है कि किसने सोचा था कि सबसे बेकार स्क्वाड एक न्यू मेंबर के लिए इतनी मेहनत करेंगे। नोएल कहती है हाँ सही कहा, और वो भी एक ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं हो, एक डम्ब रेकलेस वुल्गर कहीं का। बुराई करने के बाद ये दोनों आस्था की तारीफ भी करते हैं। फिंडल कहता है उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, पर फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। नोएल कहती है कि फाइट में वो सबसे आगे रहता है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। उसने ही मेरे को लड़ने के लिए साहस दिया, मुझे ताकत दी, और अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। आस्था ब्लैक बुल के बेस के पीछे वाले गेट से बाहर जाके काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, पर मेरे को खुशी है कि मेरे को इस तरह के अमेजिंग दोस्त मिले। यामी स्माइल करता है क्योंकि उसको पता होता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। सब लोग आस्था की मदद करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिंडल नोएल से कहता है क्यों ना हम भी मिलकर कहीं आशाजनक जगह तलाशें। नोएल फिंडल के चेहरे पे चपेट रख के कहती है मैंने पहले ही सोच लिया है कि मेरे को कहाँ जाना है और तुम मेरे को उधर लेके जाओगे, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। फिंडल कहता है तुमको किधर जाना है। नोएल उसको बताती है, पर वो किस जगह का नाम लेती है उसको म्यूट कर दिया जाता है। फिंडल कहता है कि ओ हाँ शायद उनको कुछ पता हो जो हमको नहीं पता। फिंडल कहता है कि वनेसा ने भी मेरे को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, पर वो सबसे पहले निकल गई थी। नोएल कहते हैं क्योंकि उसको कुछ पता हो जिससे वो आस्था की मदद कर सके, एंड वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती हो और न ही मैं टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, तो जल्दी से मेरे को ले चलो वहाँ पर। फिर वो दोनों एक विलेज में जाते हैं। नोएल एक घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है क्या हम अंदर आ सकते हैं। अंदर से आवाज आती है हाँ। नोएल दरवाजा खोल के कहती है हमको बात करनी है कुछ। घर में एक आदमी होता है जो नंगा खड़ा होता है और कहता है कि श्योर कर सकते हैं हम बात, पर मैं अभी अभी नहा के निकला हूँ बाथरूम से। नोएल अपने वाटर मैजिक की धार से उसको नीचे गिरा देती है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सब ब्लैक बुल के मेंबर आस्था की मदद करने में जुट जाते हैं, एंड एपिसोड के एंड में नोएल एंड फिंडल एक बंदे के पास जाते हैं। इसका नाम फ्रांजेल क्रूगर होता है। नोएल इसको कैसे जानती है, आस्था का इसके साथ क्या कनेक्शन है, तो चलो इसको जानने के लिए हम अभी की टाइमलाइन से 5 महीने पहले के समय में चलते हैं, जब आस्था और यूनो को उनकी ग्रीमोयर तो मिल गई थी, पर वो अभी तक मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकले नहीं थे रॉयल कैपिटल की ओर। आस्था हाज विलेज के पास एक जंगल में कैंपिंग करता है। वो बड़ा सा डीमन स्कल है ना, उसी के आसपास है वो ट्रेनिंग करने के लिए। उसने कभी तलवार चलाना सीखा नहीं, तो इसलिए उसको नहीं पता कि तलवार को कैसे पकड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वो बस जोर जोर से एक बड़े से पत्थर पर उस तलवार को मार के प्रैक्टिस करता है। तभी आस्था की ओर एक बंदा भागते हुए आ रहा होता है, वो भी बिना कपड़े के, और उसके पीछे एक सुअर पड़ा होता है। आस्था कहता है खुद के साइड हट जाओ। आस्था अपनी तलवार से मार के उस सुअर को भगा देता है। ये वही बंदा फ्रांजेल है जिसके पास नोएल एंड फिंडल पिछले एपिसोड में गए थे। ये बंदा नदी में फिशिंग कर रहा था एंड वो सुअर के इलाके में चला गया गलती से, और वो सुअर इसके पीछे लग जाते हैं। फ्रांजेल का पेट गुटर गुटर कर रहा होता है एंड वो आस्था का पकाया हुआ खाना खाने लगता है। वो खाने की काफी तारीफ करता है, पर उसको ये भी नहीं पता होता कि ये क्या है। वो बस उसको खाता जाता है जल्दी जल्दी और उसके मुंह में अटक जाता है खाना। आस्था उसको पानी देता है। फ्रांजेल पीता है और कहता है ये क्या चीज है। जो भी था काफी कड़वा था। आस्था बोलता है ये है मोगुरु लीफ जूस। आस्था इस मोगुरु लीफ जूस को अक्सर पिया करता था। उसको लगता था कि इसे पीने से उसके अंदर जादू आ जाएगा। आस्था पूछता है कि तुम नंगे क्यों घूम रहे हो। वो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े भीग जाएं, गीले हो जाएं। मैं फिशिंग कर रहा था ना नदी में। फ्रांजेल का पेट भर जाता है एंड वो उसके बाद वो आस्था को कहता है तुम मेरे घर चल सकते हो, मैं तुमको थैंक यू बोल सकूंगा मेरी मदद करने के लिए। वो उस बंदे के घर जाते हैं। आस्था कहता है मैंने कभी नहीं सोचा
सोचा था कि इस जंगल में ऐसा कोई घर भी होगा। थोड़ी देर बाद आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड दिखाता है फ्रांजेल को। वो बोलता है ये मेरे लिए नया है, मैंने ऐसा पहले कभी कोई चीज नहीं देखी जो मैजिक को नलीफाई कर सके। आस्था कहता है हाँ, मेरे लिए भी ये चीज नहीं है और यही मेरे को मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में पास करवाएगी, इसलिए मैं यहाँ जंगल में कैंपिंग कर रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तुम इधर क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? फ्रांजेल कहता है ओल्ड मैन, मैं तो सिर्फ अभी 28 साल का हूँ। आस्था कहता है सिर्फ 28 के? पर दिखने में तो तुम काफी बूढ़े लगते हो। फ्रांजेल इधर पहाड़ों में, इधर जंगलों में किसी का वेट कर रहा है। ज़ैल आस्था को बोलता है तुम इधर ट्रेनिंग करने के लिए कैंपिंग कर रहे हो ना, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रह लो जब तक तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। आस्था कहता है सच में? मेरे को लगता है कि तुम मेरे हॉट स्वीट पोटैटोस खाने की सोच रहे हो, इसलिए मेरे को अपने साथ रहने को बोल रहे हो ताकि मैं तुमको खाना बना बना के देता जाऊं और तुम खाते जाओ। ज़ैल कहता है आपको दूसरों के साथ अपनी मुलाकात और संबंधों को संजोकर रखना चाहिए। तुमको दोस्ती को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वे एक दिन दूर हो सकते हैं लेकिन वे सभी अनुभव हैं जो तुम्हारे दिल में बनते हैं, मतलब ये हमारे दिल को बिल्डअप करते हैं। आस्था सोचने लगता है कि अगर यूनो होता तो वो क्या कहता। यूनो तो सीधा ही मना कर देता, वो बहुत सस्पिशियस होता, शक करता, पर आस्था उसका उल्टा करता है। वो ज़ैल के साथ रहने के लिए हाँ कर देता है। आस्था ट्रेनिंग करता है खुद से ही, पर वो तलवार को अच्छे से नहीं चला पाता। ज़ैल कहता है क्योंकि तुम अपने पैरों पे पर्याप्त जोर नहीं डाल रहे हो। तुम जैसे ही तलवार चलाते हो तुम दूसरा वार करने की कोशिश करते हो जल्द से जल्द, और ये काम नहीं कर रहा। सही कहा ना मैंने? तुम अपना बैलेंस खो देते हो। हमेशा सुनिश्चित करें कि तुम्हारे पैर की उंगलियां उसी दिशा में हो जिस दिशा में तुम्हारी तलवार हो। कहने का मतलब जिस दिशा में तुम हमला करना चाहते हो उसी दिशा में तुम्हारे पैर हो, और अपने सीधे पैर को आधा कदम आगे रखो अपने उल्टे पैर के सामने। आस्था अपनी तलवार अच्छे से चला पाता है जब वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा ज़ैल उसे कहता है। आस्था कहता है क्या तुम भी तलवारगिरी करते हो क्या? ज़ैल कहता है जो मैं करता हूँ वो एक्चुअली में तलवारबाजी नहीं होती, मतलब होती है पर वो एक तरह से तलवार नहीं होती जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो एक डंडी उठाता है और अपने अपना मैजिक यूज करता है। उसका विंड मैजिक एक तलवार का आकार ले लेता है और इसी से वो थोड़ा बहुत तलवारबाजी करना सीखता है। आस्था बोलता है प्लीज मेरे को भी सिखा दो, जो भी तुम मेरे को सिखाओगे वो मेरा बहुत काम आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ज़ैल हाँ कर देता है। आस्था खुशी के मारे झूम रहा होता है। सो कूल। ज़ैल कहता है पर मेरी एक शर्त है। वो आस्था से पूछता है कि तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो? आस्था कहता है विज़र्ड किंग बनने के लिए। ज़ैल कहता है ओह अच्छा। आस्था बोलता है क्या तुम हंसोगे नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि ये नामुमकिन है? जिस तरह से सब हंसते हैं तुम नहीं हंसोगे? ज़ैल बोलता है ये पता कैसे चलेगा कि मुमकिन है या नहीं जब तक तुम कोशिश ही नहीं करोगे। ज़ैल आस्था से कहता है जो भी मैं तुमको सिखा रहा हूँ और जो सिखाऊंगा उसको तुम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में इस्तेमाल करोगे, ना कि किसी कमजोरों को चोट पहुंचाने में। आस्था बोलता है प्रॉमिस। तो डील पक्की हो जाती है। ज़ैल उसको ट्रेनिंग देना चालू कर देता है। शाम को डिनर करते समय ज़ैल आस्था से कहता है कि तुम फैंटास्टिक हो, तुम्हारा डिफेंस और ऑफेंस दोनों मस्त है, तुम्हारा फुटवर्क भी इम्प्रूव हो रहा है। आस्था कहता है तुम इतने तो ताकतवर हो तो तुम उस सुअर से खुद क्यों नहीं लड़े? ज़ैल बोलता है क्योंकि मेरे पास मेरी ग्रिमोयर नहीं थी उस टाइम। बिना ग्रिमोयर के मैं अपना मैजिक यूज करके स्वॉर्ड नहीं बना सकता, और हाँ मैं कोई बड़ा ताकतवर नहीं, मेरी स्किल इतनी एडवांस नहीं है। आस्था कहता है पर तुम एक गुड टीचर हो। ज़ैल बोलता है कि पहले मैं टीचर हुआ करता था, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है और उन सभी में से तुम सबसे ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर रैंक देनी हो तो तुम टॉप 3 में होगे। एंड देन ज़ैल अपने आप में ही कहने लगता है कि नहीं, शायद टॉप 2 में। पहले वाले को काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तलवार को एक तलवार की तरह इस्तेमाल ही नहीं करता था। खैर छोड़ो, अगर तुम एक मैजिक नाइट बन भी गए तब भी तुम एक अच्छे तलवारबाज के रूप में जाने जाओगे। तुम एकदम बढ़िया कर रहे हो। आस्था कहता है ओह अच्छा, तो चलो दोबारा से ट्रेनिंग करें। खाने के बीच में वो ट्रेनिंग के लिए भाग जाता है। कुछ दिनों तक वो ट्रेनिंग करते ही रहते हैं। फिर एक दिन मैरिएला नाम की एक लड़की ज़ैल के पास आती है। ये उसकी स्टूडेंट है एंड वो ज़ैल की फियांसे को ढूंढने में मदद कर रही है। आस्था कहता है अगर तुमको अपने फियांसे को ढूंढना ही है तो तुम खुद क्यों नहीं ढूंढते? ज़ैल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो दुश्मनों का ध्यान मेरी ओर आ जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मेरे लिए और मेरी फियांसे के लिए। आस्था मैरिएला से कहता है आई एम आस्था फ्रॉम हाज विलेज एंड ये ओल्ड मैन मेरी ट्रेनिंग करने में मदद कर रहा है। मैरिएला कहती है ये कोई आम बुढ़ऊ नहीं है, ये एक अमेजिंग ओल्ड मैन है, तो तुम इसको ऐसे ही ओल्ड मैन नहीं कह सकते, थोड़ा रिस्पेक्ट दो। ये कोई नॉर्मल ओल्ड मैन नहीं है जिसको तुम ऐसे ही कैजुअली ओल्ड मैन बोल सकते हो। आस्था कहता है मैं एक ओल्ड मैन को ओल्ड मैन ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं कैसे एक ओल्ड मैन को ओल्ड मैन कह के
पुकार कर इसको रिस्पेक्ट दूं। कहने का मतलब है कि मैं कैसे ओल्ड मैन का शब्द यूज करके ही इसको रिस्पेक्ट दूं। ओल्ड मैन काफी कंफ्यूजन हो गया होगा। खैर जाने दो, इतना इंपॉर्टेंट सीन नहीं है ये। अगर तुमको समझ आ गया तो कमेंट में ओल्ड मैन लिखकर स्पैम कर दो। फ्रांजेल मैरिएला से पूछता है कि तो कहाँ है डोमिनांटे। वो बोलते हैं आई एम सॉरी, पर शायद वो मर चुकी है। उसके बाद फ्रांजेल आस्था को बहुत कुछ बताता है कि वो और उसकी फियांसे डायमंड किंगडम की फौज से बिलोंग करती है। वो दोनों डायमंड किंगडम की फौज का निर्दयी व्यवहार सह नहीं पाए और वो वहां से भागने लगे, पर असैसिन्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुश्मन लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। डोमिनांटे और फ्रांजेल बिछड़ जाते हैं जब उनका पीछा हो रहा था। उसके बाद मैरिएला फ्रांजेल की मदद कर रही है उसकी फियांसों को ढूंढने में। फ्रांजेल छुपा रहता है क्योंकि उसको डर था कि अगर कोई भी गलती से उसे देख ले तो दुश्मन चौकन्ने हो जाएंगे और आसपास डोमिनांटे जहाँ भी जिंदा होगी वो भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वो छुपा रहता है और मैरिएला उसकी फियांसों को ढूंढ रही है। वो फ्रांजेल को डोमिनांटे की छड़ी देती है, ये कहते हुए कि ये उसी जगह पड़ी हुई मिली थी मुझे जहाँ तुमने कहा था कि उन दुश्मनों ने हमला किया था तुम लोगों पर, और उधर ही मेरे को थोड़ा सा खून पड़ा हुआ दिखाई दिया था। फ्रांजेल कमरे में जाता है ये कहते हुए कि मेरे को थोड़ी देर अकेला रहना है। वो उस छड़ी से कोई जादू टाइप करता है डोमिनांटो को याद करने के लिए। थोड़ी देर में उस रूम में मैरिएला आती है और कहती है मेरे को माफ करना पर मेरे को कुछ जरूरी बात करनी है। तुमको वो पल याद है जब तुमने मुझे और बाकियों के स्टूडेंट को भागने में मदद की थी। फ्रांजेल स्माइल करता है और कहता है हाँ, कैसे हैं सब लोग। मैरिएला फ्रांजेल के पीठ पीछे छुरा भोंक देती है और कहती है सबको डायमंड किंगडम ने मार दिया, सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। फ्रांजेल उस छुरे को बाहर निकालते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है बचने के लिए, कई सारे असैसिन्स फ्रांजेल को पकड़ लेते हैं। फ्रांजेल कहता है तुम ये क्या कर रही हो। मैरिएला कहती है कि अब ये मेरा काम है, मैं डायमंड किंगडम को इन्फॉर्मेशन देती हूँ और दल बदलुओं को मारने का काम करती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुमको अभी नहीं मारूंगी। मेरे को ऑर्डर्स मिले हैं तुमको जिंदा पकड़ने का। और हाँ, ये पूरा घर चारों ओर से घिरा हुआ है तो बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करना। एक मेज वॉरियर अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है एंड डायमंड किंगडम को तुम्हारी जरूरत है उस बंदे में एडजस्टमेंट करने के लिए ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। फ्रांजेल कहता है कि उस लड़के का नाम मार्स है। इस तरह से बात करना बंद करो कि वो एक हथियार है। फिर आस्था उधर आता है चिल्लाते हुए, दरवाजा तोड़ते हुए। आस्था कहता है कि ओल्ड मैन तुम ठीक हो? और तुम मैरिएला, तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो जो ओल्ड मैन ने तुम्हारे साथ किया? मैरिएला कहती है मैं हूँ, मैं आज सरवाइव कर पाई हूँ क्योंकि मुझे फाइटिंग टेक्निक आती है। इसने ही मुझे फाइटिंग कॉम्बैट सिखाया और इसलिए मेरे मन में इसके लिए काफी रिस्पेक्ट है, तभी मैं इसको रिस्पेक्ट से बुलाती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह कभी इसको नहीं बुला सकती ओल्ड मैन उस तरह से बोल के। आस्था कहता तो फिर क्यों तुम ये सब कर रही हो? मैरिएला कहती है अगर मैं इन सब के बारे में चिंतित रहूंगी ना तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी और अब मैं डायमंड किंगडम के लिए काम करती हूँ। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम इन सब में ना पड़ो। तुम ऐसे बंदे के लिए मरना नहीं चाहोगे जिसको तुम जानते भी नहीं हो। आस्था कहता है पर मेरे को लगता है कि मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। फ्रांजेल कहता है मैरिएला सही कह रही है, उसकी बात मानो आस्था। तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था ना कि जो मैं तुमको सिखाऊंगा वो तुम सिर्फ अपने सपने को पूरा करने में इस्तेमाल करोगे। तुम ये सब एक अनजान बूढ़े आदमी को बचाने के लिए नहीं करो, ये गलत है। आस्था कहता है पर तुम मेरे लिए कोई अनजान बूढ़े आदमी नहीं हो। फ्रांजेल कहता है मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर मैं ये अपने आप संभाल सकता हूँ। आस्था बोलता है पर तुम घायल हो, खून आ रहा है। फ्रांजेल कहता है मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इधर नहीं मरूंगा, सो तुम जाओ और यहाँ से भाग जाओ। आस्था कहता है मरना मत, प्रॉमिस करो कि तुम नहीं मरोगे जब तक मैं तुमको अगली बार जिंदा ना देख लूं। आस्था वहाँ से चला जाता है एंड थोड़ी देर बाद आस्था वापस भागते हुए आता है और उन असैसिन्स, उन दुश्मनों को ढेर करने लगता है। फ्रांजेल कहता है आस्था प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मेरे साथ क्या हो, मैंने उम्मीद छोड़ दिया जीने की, अब कोई वजह ही नहीं बची है मेरी जिंदा होने की। आस्था कहता है बिल्कुल नहीं, तुमको कोई वजह चाहिए जीने के लिए? जिंदगी तुमको ऐसे कोई वजह नहीं देगी जीने के लिए, तुम्हें वजह ढूंढनी होगी अपने लिए जीने के लिए। उसमें मेहनत लगती है, बहुत काम लगता है, बहुत काम करना पड़ता है। अगर तुम समझ गए तो उठो और मेरी मदद करो इन दुश्मनों को मारने में। आस्था दुश्मनों से लड़ रहा होता है और कई सारों को तो वो ढेर भी कर चुका है। फिर फ्रांजेल अपने जादू से बहुत सारे दुश्मनों को एक ही बार में ढेर कर देता है और आस्था से कहता है सॉरी वो बेकार से क्षण के लिए, अब मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। मैरिएला आस्था पर हमला करती है पर आस्था उसके मैजिक को नलीफाई कर देता है। कई सारे दुश्मन आके आस्था और फ्रांजेल को घेर लेते हैं। आस्था कहता है हे ओल्ड मैन, क्या तुमने हार मान ली? फ्रांजेल कहता है कि सिर्फ हम ही खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हारना है या नहीं, और तुम्हारी वजह से मैंने अभी अभी रियलाइज किया कि आज वो दिन नहीं है जहां मैं हारूंगा या मरूंगा।
मैरिएला पीछे हटना सही समझती है और अपने सभी साथियों को कहती है कि चलो हम यहाँ से चले वापस, जख्मियों को उठा लो। आस्था कहता है तुम जा रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है हाँ, सरप्राइज अटैक करने के लिए तुम 3 गुना ज्यादा होने चाहिए दुश्मन की ताकत का, और अगर तुम्हारे आधे लोग ढेर हो जाएं तो अपनी रणनीति में बदलाव लाओ, और अगर दोबारा से आधे लोग ढेर हो जाएं तो पीछे हटना ही सही होता है। ये उसको फ्रांजेल ने सिखाया था। वो वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे को अगर पूरी जिंदगी भी लगाने पड़े तुमको पकड़ने में तो मैं लगा दूंगी। फ्रांजेल कहता है ठीक है, आज से मैं भागना छोड़ रहा हूँ, अब मैं कायर की तरह नहीं रहूंगा, डोमिनांटे जिंदा होगी और वो जहाँ भी होगी मैं उसको ढूंढ लूंगा। आस्था कहता है तुमने सुना मैरिएला, तुमको पूरी जिंदगी भर इस ओल्ड मैन से लड़ना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि आस्था कहता है तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? फ्रांजेल कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे डोमिनांटे को ढूंढना है और जैसे ही वो मिल जाएगी मैं अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित करूंगा। मैंने अभी सोचा नहीं कि मुझे किस तरह के अच्छे काम करने होंगे प्रायश्चित करने के लिए, पर इतना पता है कि जितना मैंने गलत काम किया है उसके लिए मुझे काफी साल लग जाएंगे, इसलिए मैं अभी मर नहीं सकता। थैंक्स टू यू मैं ये बात समझ पाया। फ्रांजेल वहाँ से जाने लगता है। अगर उसने और थोड़ी देर बातें करी तो वो इमोशनल हो जाएगा और गुड बाय बोलने में दिक्कत आएगा। आस्था कहता है क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? वो बोलता है समय सबके लिए अलग अलग बीतता है, जो कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं उनके लिए समय अलग तरह से बीतता है और जो कुछ नहीं करते उनके लिए अलग तरह से। तो मैं अपना समय बचाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास वो सब चीज हैं जो तुम्हें चाहिए उस काम के लिए जो तुम्हें करना है, तो विज़र्ड किंग जरूर बनना। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही फ्रांजेल ने कि जो समय है ना भाई साहब, वो एक बार बीत गया ना तो दोबारा नहीं आएगा, और वो समय हर किसी के लिए अलग अलग तरह से बीतता है। जो कुछ करने के लिए कोशिश करता है उसके लिए अलग, और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते सिर्फ पड़े रहते हैं कुछ काम धंधा करते नहीं है उनके लिए अलग। और उसने एक और पॉइंट ऐड ऑन किया कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना तो उसे करना स्टार्ट कर दो, ये मत सोचो कि तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं हो। जब तक तुम करोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम अभी तैयार नहीं हो और वो पॉसिबल भी है कि या नहीं। बस करना स्टार्ट कर दो, भले ही चाहे कितना भी टाइम लगे। तो अब हम अपने एपिसोड पर वापस आते हैं। आस्था अपनी विलेज की ओर वापस जाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही फ्रांजेल आस्था के पास भागते हुए आता है। उसके पीछे एक सुअर लगा होता है और वो आस्था से कहता है तुमको एक अंतिम चीज सिखानी बाकी है, तो इस सुअर को मार के बचा लो मेरे को प्लीज। आस्था कहता है तुम खुद ही इस सुअर से छुटकारा पाओ, और तुम दोबारा से नंगा होके क्यों घूम रहे हो? भाई इस बंदे को नंगा घूमने का बहुत शौक है यार। आपका क्या ख्याल है इस फ्रांजेल के बारे में? बंदा जब देखो नंगा ही घूमता रहता है। इसके बारे में कोई अच्छा सा जोक मारो कमेंट में। पिछले एपिसोड में हमने 5 महीने की पहले की कहानी देखी थी कि कैसे फ्रांजेल, क्रूगर और आस्था एक दूसरे से मिले, एंड उसके बाद फ्रांजेल डोमिनांटे को ढूंढने निकल जाता है और आस्था वापस से अपने गांव में चले जाता है, अपने चर्च में। उसके बाद टाइम बीतता जाता है। आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देता है और ब्लैक बुल का मेंबर बन जाता है। वो एक डंजन वाले मिशन पर भी जाता है जहाँ पर वो डायमंड किंगडम के एक सीक्रेट वेपन को हरा देता है जिसका नाम मार्स होता है। पर आस्था भी उस फाइट में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नोएल आस्था के जख्म जल्दी से जल्दी भरने के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है अपने ब्लैक बुल के बेस के पास जो गार्डन होता है उसमें। फिर उधर एक आदमी आता है और नोएल से कहता है हेलो, मुझे तुम्हारी एक चीज करीब से देखनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे देखने दो ना। इस बंदे ने एक भी कपड़ा नहीं पहना होता है और नंगा होके नोएल से पूछ रहा है मुझे तुम्हारी एक चीज देखनी है, तो वो क्या ही सोचेगी। नोएल उसके ऊपर वाटर मैजिक करती है और कहती है दूर रहो। वो जोर से चिल्लाती है। यामी का नींद उठ जाता है। वो कहता है इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, ये तो नोएल की आवाज लग रही है, इस तरह से भला मेरे को नींद आएगी। नोएल यामी के पीछे आके छुप जाती है। वो बंदा अंदर तक आके कहता है नोएल से अरे मिस, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारी बस एक चीज देखनी है, उसके लिए मैं तुमको पैसे भी देने को तैयार हूँ। ब्लैक बुल के मेंबर भड़क जाते हैं, अबे साले नंगे होके यहाँ क्या कर रहा है, और तुझे नोएल की क्या चीज देखनी है और उसके पल्ले तू उसे पैसे भी देगा, प्रोस्टिट्यूट समझ रखा है क्या? वो उस बंदे को पेलते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। नोएल रो रही होती है और वेनेसा उसको चुप करा रही होती है। यामी कहता है शुक्र मनाओ हमने तुम्हें मारा नहीं, तुम मेरे स्क्वाड मेंबर के साथ क्या करने की सोच रहे थे थरकी कहीं के। वो कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। मैग्ना और लक तो तैयार हो जाते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तभी इधर आस्था आता है और कहता है जेल, तुम ठीक तो हो ना, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। वो आस्था से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम एक मैजिक नाइट बन गए।
फिर जेल सबको बताता है कि उसने अपने कपड़े उतारे थे और उसका सारा सामान चोरी हो गया, कोई उसके कपड़े भी चुरा के ले गया, इसलिए मैं नंगा घूम रहा हूँ, क्या करूँ, कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। वो पहले पूरी बात बताना चाह रहा था पर कोई सुनने को राजी नहीं था। अरे भाई, नंगा होके किसी लड़की से बोलेगा कि मेरे को तुम्हारी कोई चीज देखनी है, प्लीज मैं उसके बदले पैसे भी दे दूंगा, तो कोई भी यही समझेगा ना कि ये लोंडिया छेड़ रहा है। यामी जेल को घूर के देख रहा होता और उससे बोलता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं एक दूसरे से। जेल कहता है कि नहीं तो। आष्टा बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो ओल्ड मैन। वो बोलता है ओ हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था कि मैं इधर किस लिए आया। वो नोएल से कहता है सॉरी नोएल, मेरा वो इरादा नहीं था, मैं तो वो तुम्हारी छड़ी को देखना चाहता था। मैं इस छड़ी को बनाने वाले को जानता हूँ, उसका नाम है डोमिनांटे। आस्था कहता है ओ हाँ, ये तो तुम्हारी फियांसे थी ना। नोएल कहती है पर जिसने मेरे को ये छड़ी दी थी उसका नाम था कोड, तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है। जेल कहता है अरे मेरी फियांसे का पूरा नाम डोमिनांटे कोड ही तो है, तुमने इसको कहाँ पर देखा था, वो कहाँ पर ये छड़ी बनाकर बेच रही थी। नोएल बताती है कि कैसल टाउन के ब्लैक मार्केट में। जेल रोने लगता है और कहता है थैंक यू नोएल, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फियांसे से मिलने वाला हूँ। आस्था कहता है डोमिनो जिंदा है, ये तो अच्छी बात है, तुमको जल्दी जाके उससे मिलना चाहिए। वो कहता हाँ सही कहा। वेनेसा कहती है मैं तुमको वहाँ ले जा सकती हूँ। वो यामी से परमिशन मांगता है वहाँ से जाने के लिए। यामी कहता हाँ तुम जा सकते हो, पर सब में ये गीत मत गाते रहना, तुम गलती से एक मैजिक नाइट कैप्टन से अरेस्ट होने वाले थे। फिनरल कहता है ओ तो तुमने मान ही लिया कि तुमसे गलती हुई है। यामी कहता है ओए तुम तो कम ही बोलो, तुम इनको कैसल टाउन के ब्लैक मार्केट में छोड़कर आओ अपने स्पेशल मैजिक से। यामी सोने चले जाता है दोबारा से। जेल कहता है मेरे को जाना चाहिए वरना मेरे को गुड बाय बोलने में दिक्कत आएगी, तुम लोगों को अटैचमेंट हो जाता है ना मेरे को बहुत जल्दी। वो आस्था से कहता है कि फिर मिलेंगे, हम दोबारा मिल ही गए, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, जल्दी से विज़र्ड किंग बन जाओ और हम दोबारा से फिर मिलेंगे। आस्था कहता हाँ क्यों नहीं, और तुम भी खुशी खुशी रहना। इसके बाद जो लोग जेल के पीछे पड़े हैं वो लोग ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर देते हैं। लक बहुत एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। यामी का सर फूट जाता है, उसके सर पर कुछ गिर जाता है। वो कहता है जिसकी वजह से मेरा सर फूटा है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथों मरने वाला है। मैरिएला कहती है मेरे को लगा था कि फ्रांजेल सीधा बाहर आ जाएगा। डायमंड किंगडम असैसिनेशन स्क्वाड कमांडर गैलियो कहता है कि थोड़ा वेट करते हैं, दिखने में ये बिल्डिंग एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लगता है। मैरिएला कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए, तुम मेरे को अपने स्पेशल मैजिक से वहां भेज दो, जस्ट इन केस अगर ये प्लान फेल हो गया तो। मैरिएला कुछ करेगी, उसी के लिए वो कहीं जाने को बोल रही है। गैलियो कहता है मेरे को तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं लगता, तुमको याद है ना तुम किसकी वजह से आज जिंदा हो। मैरिएला कहती है हाँ तुम्हारी वजह से। गैलियो कहता है भूलना मत इस बात को। मैरिएला कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी साइड से हूँ, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तो मैं तुमको एक एडवाइस देती हूँ कि मेरा जो ओल्ड टीचर है फ्रांजेल, उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। एंड देन वो उस पोर्टल में से वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्लैक बुल के बेस को नोएल अपने वोटर मैजिक से ढक देती है। वो एक शील्ड बना देती है ताकि उनके बेस को कुछ ना होए। नंगा फ्रांजेल वहां से भागते हुए बाहर निकलता है। गैलियो आदेश देता है फ्रांजेल पे हमला करने को। जैसे ही वो असैसिन्स, वो दुश्मन लोग आते हैं उनके करीब, मैग्ना और लक ब्लैक बुल के हाइड आउट से बाहर आके उन दुश्मनों को अपने अपने मैजिक से ढेर कर देते हैं। लक अपने थंडर बोल्ट से, तो वहीं मैग्ना अपने फ्लेम मैजिक से उनको ढेर कर देता है। घोच गैलियो के पास जाके कहता है कि ओ तो तुम इन सबके कमांडर हो, जितना जल्दी मैं लोगों से निपटूंगा उतना ही जल्दी मैं अपने सिस्टर मरी से मिलने जा सकूंगा। घोच अपने मिरर मैजिक से उस पे हमला कर देता है। गैलियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है। उसके बाद यामी भी अपने डार्क मैजिक से एक साथ कई दुश्मनों को ढेर कर देता है। चार्मी भी अपने जादू से दुश्मनों को ढेर कर रही होती है। गैलियो किसी तरह से घोच के हमलों से बच गया होता है। वो झाड़ियों में से छुप के देख रहा होता है कि ये लोग हमारे हमलों से बचने के लिए अपने बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही मैजिक से तोड़फोड़ ना कर दें, वो खुद ही अपने बेस को डैमेज ना कर दें, इसलिए वो इस मैजिक शील्ड से अपने हाइड आउट को बचा रहे हैं। पीछे से आके फ्रांजेल गैलियो को पकड़ लेता है। गैलियो कहता है कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहोगे जिससे तुम्हारी फियांसे डोमिनांटे खतरे में पड़ जाए। मैरिएला को पता है कि वो कहाँ पर छुपी है एंड वो उसको पकड़ने गई है। फिर फ्रांजेल कहता है कि कैप्टन यामी कितने अमेजिंग है, उन्होंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मेरे स्क्वाड मेंबर उधर गए हैं डोमिनांटे नाम की लड़की को बचाने। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाता है। वो फ्रांजेल नहीं बल्कि ग्रे होती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डोमिनांटे फ्रांजेल में चपेट लगा रही होती है क्योंकि उसने काफी देर लगा दी उसको ढूंढने में। फिर वो उससे गले लग के कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा था कि तुमको कुछ हो ना जाए मेरे को ढूंढते वक्त। वो नोएल को थैंक यू बोलती है फ्रांजेल को उसके पास लाने को और कहती है ब्रूस ने जो भी कहा तुम्हारे बारे में वो एकदम सही है। ये ब्रूस कौन है और उसने क्या कहा पता नहीं। चलो देखते हैं आगे चल के हमको कुछ पता चल जाए। आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको भी पता चले ये ब्रूस नाम का बंदा है कौन। वो आस्था से भी कहती है तुम आस्था होगे, मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। उधर मैरिएला भी होती है। आस्था कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। वो कहते हैं मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है और वैसे भी एक लड़की अकेले क्या ही कर लेगी। आस्था कहता है तुमने अपने खुद के ही टीचर को किडनैप कर लिया था और तुमको लगता है कि हम तुम पर भरोसा करेंगे। वो कहती है मैं तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर वो बताती है कि मैंने जानबूझकर उनको ब्लैक बुल के बेस पे हमला करने को कहा ताकि तुम मैजिक नाइट उनसे निपट सको। एंड वो फ्रांजिल को एक मैप देती है जो उसने खुद बनाया है वहां से सेफली भागने का। आस्था और फ्रांजिल कहते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो सबको साफ साफ बताती है कि जिस तरह से डोमिनांटे एंड फ्रांजिल थक गए हैं डायमंड किंगडम की उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर मान मान के, उसी तरह से मैं भी तंग आ गई हूँ। एंड मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी भर तक, तो मैंने ये सब डिसाइड किया उस ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने का जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी काम कर रही है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं क्लोवर किंगडम के हाथों इन सब से निपटूंगी। मैं इन सभी परिस्थितियों के व्यवस्थित होने का इंतजार कर रही थी। मैं फ्रांजिल पर नजर रखी हुई थी। मैंने सब कुछ देखा कि कैसे वो तुम्हारे ब्लैक बुल के हाइड आउट तक पहुंचा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुम लोगों को भी इसमें शामिल कर लूं तो तुम मैजिक नाइट उन दुश्मन असैसिनेशन से निपट लोगे। उसके बाद तुम मेरे को पकड़ लेना, उसके बाद जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। 60 असैसिन्स लोग मारे जाएंगे और फ्रांजिल एंड डोमिनांटे भाग निकलेंगे और मुझे पकड़ लिया जाएगा। फ्रांजिल कहता है तुमको पता है ना तुम क्या कर रही हो, तुमको पूरी जिंदगी भर तक की सजा हो सकती है। तुमने अभी तक जो किया उसके लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद भी तुम तक पहुंच सकती है, भले ही तुम किसी की पकड़ में क्यों ना हो। मैरिएला कहती है मुझे कोई भी सजा मंजूर है जब तक मेरी जिंदगी बख्श दी जाए। वो आस्ते से कहती है तुम्हें याद है ना जब तुमने कहा था कि तुमको अपनी जिंदगी जीने के लिए मकसद खुद ढूंढना होता है। वो वर्ड्स मेरे दिल को छू गए। मुझे कोई भी सजा मंजूर है अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए। गैलियो सोचता है ये तो ब्लैक बुल मैजिक नाइट है, इनके रोब को देखकर पता चल रहा है मेरे को। क्या मैरिएला को पता था और उसने जानबूझकर हमला करने का आदेश दिया हमको इन पे। फिर गैलियो मैरिएला के पास पहुंच जाता है अपने स्पेशल मैजिक से। मैरिएला कहती है तुम असैसिनेशन टीम के कमांडर हो, तुम ऐसे कैसे उनको छोड़ के आ सकते हो। वो कहता है और तुम उसको क्या कहोगी जो तुमने किया। तुमको मरने का इतना ही शौक है तो मैं ही तुमको मार देता हूँ। मैरिएला सबको कहती है भागो यहाँ से, सब यहाँ से दूर चले जाओ। दिखने में ताकतवर नहीं लगता हो पर इसका स्पेशल मैजिक काफी ट्रिकी है, काफी परेशानी खड़ी कर सकता है। गैलियो मैरिएला पे अपने स्पेशल मैजिक से हमला करता है। आस्था और फ्रांजिल उसके सामने आ जाते हैं। उसके बाद आस्था, फ्रांजिल एंड मैरिएला तीनों एक लाल से रूम में पहुंचे जाते हैं। ये लाल कमरा गैलियो का एक जादुई कमरा है। उसने अपने स्पेशल मैजिक से ये रूम बनाया है और उसी रूम के अंदर वो मैजिक सोल्जर भी बना सकता है, उसके बाहर नहीं। मैरिएला आस्था से बोलती है तुम इस मैजिक स्पेल के सामने कूद पड़े बिना ये पता हुए कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम मर सकते थे अगर वो कोई ऑफेंसिव मैजिक होता तो। आस्था कहता है कि अगर ये स्टूपिड होना है तो मैं स्टूपिड ही सही, वजह सिर्फ खड़े खड़े देखने की किसी को मरते हुए। ये अच्छा ही है किसी को मरते हुए देखने की बजाय किसी की मदद करना। और मैं वही आस्था हूँ जो पहले था। आई एम आस्था ऑफ द ब्लैक बुल मैजिक नाइट स्क्वाड। मैरिएला कहती है पर मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। आस्था कहता है मैं ऐसा ही हूँ, अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं उसकी मदद करता हूँ, उसके लिए मैं जो कर सकूं वो मैं करता हूँ। अगर तुम समझ गई हो तो मेरी मदद कर सकती हो इनसे लड़ने में। फ्रांजिल कहता है मैं भले ही आस्था की तरह इतना दयालु ना हूँ पर मैं अपने स्टूडेंट को मुसीबत में नहीं देख सकता, तो चलो एक साथ मिलके इनसे निपटे हैं। मैरिएला कहती है क्या हम इससे बच सकते हैं, क्या हम इससे निपट सकते हैं। आस्था कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो काफी आसान है। आस्था एंड फ्रांजिल दोनों ही गैलियो के मैजिक सोल्जर को ढेर करते जाते हैं एक के बाद एक। यामी हेडक्वार्टर पे फोन लगा के कहता है हेलो मैं यामी बोल रहा हूँ,
मैंने कुछ ट्रबल मेकर को पकड़ रखा है, तो आके इनको ले जाओ। घोच कहता है ये फ्रांजेल नाम के बंदे ने किया क्या है जो उसके पीछे इतनी बड़ी फौज लगी हुई है। यामी कहता है तुम जेल की बात कर रहे हो। घोच कहता है हाँ, ग्रे के हिसाब से उसका ऑफिशियल नेम है फ्रांजेल। यामी कहता है ओ हाँ मुझे याद आ गया, उसका नाम फ्रांजेल क्रूगर है। मैं भी पहले यही सोच रहा था कि मैंने इसको कहीं देखा तो है, कहीं देखा देखा लग रहा है ये बंदा। ये डायमंड किंगडम की इन्वेडिंग आर्मी का कमांडर था। मैं एक बार बैटलफील्ड में उससे मिला था। मैंने सुना था कि वह अन्य सैनिकों के लिए टीचर बन गया है, पर उसने अवश्य ही दल बदल कर लिया होगा, तभी इतनी बड़ी फौज उसके पीछे है। घोच कहता है सर मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या हमने एक बड़े दुश्मन को भागने में मदद की? वो दुश्मन देश की मिलिट्री का कमांडर रह चुका है। यामी कहता है हाँ तुमने सही कहा। हे घोच, इस बारे में तुम किसी से कोई बात मत करना आज के बाद। घोच कहता है ठीक है, मैं नहीं करूंगा अगर तुम मेरे को एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दो मैरी से मिलने के लिए। यामी कहता है तुमको उससे महीने में एक बार मिलना चाहिए। घोच कहता है मैं एक हफ्ते के 168 घंटे इस तरह से उसको घूरते हुए बिताऊंगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। यामी कहता है यार तुमको सच में सीरियस इशू है। आस्था गैलियो को पकड़ लेता है। तो जिस मिस्टीरियस इंसिडेंट में ब्लैक बुल के हाइडआउट पे हमला हुआ था, वो इंसिडेंट का अब अंत हो जाता है। डोमिनांटी कहती है कि क्या हम लोगों का इस तरह से चले जाना सही होगा? फ्रांजेल कहता है कि अगर हम ऐसे ही अचानक गायब हो गए तो तुमको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आस्था कहता है कैप्टन यामी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना फिनरल? फिनरल कहता है हाँ, एंड मन में ही कहता है कि कुछ सही नहीं होगा। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और क्या तुम दोनों श्योर हो कि इस बेकार सी पर्सनैलिटी वाली लड़की को अपने साथ ले जाना सही रहेगा? मैरियला कहती है कि मैंने ये बेकार सी पर्सनैलिटी अपने लिए नहीं चुनी, मैरियला की वजह से ही फ्रांजेल और डोमिनांटे मिल पाए। नोएल कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी अच्छी हो। मैरियला बोलती है ईमानदारी से कहूँ तो तुम सभी लोग मूर्ख हो। मैंने तुमको इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर दिया और मैंने तुमसे कभी मदद के लिए कहा ही नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ही नहीं। नोएल कहती है तुम अपने आप जी लोगी? तुमको लगता है कि तुमको सिर्फ तुम्हारी खुद की जरूरत है और किसी की नहीं जीने के लिए? सारा बोझ अपने ऊपर लेना काफी आसान है। तुम बस अपने आप से कह सकती हो कि जब तक तुम इससे निपट सकती हो तुम ठीक रहोगी। लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारे आसपास है, तो तुमको किसी और चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। नोएल उसके बाद कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। जब लोग तुमसे प्यार करते हैं, जब तुमको चाहते हैं, जब लोग तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, तब तुम्हारा प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होते, उस डिसीजन से तुम्हारे चाहने वालों पर भी फर्क पड़ता है। तो तुमको फ्रांजेल और डोमिनांटे के बारे में सोचना होगा और अब से इसकी आदत डाल लो। मैरियला अंत में समझ जाती है जो नोएल उसको बताने की कोशिश कर रही होती है। मैं ही अकेली नहीं इधर, तुमको भी पर्सनैलिटी इशू है। नोएल कहते हैं मुझे कोई चिंता वगैरह नहीं हो रही है कि तुम क्या सोचती हो। फ्रांजेल रोने लगता है गुड बाय कहते हुए। आस्था कहता है ओए ओल्ड मैन, ये कोई समय नहीं रोने धोने का। तुमने ही तो कहा था कि समय अलग तरह से बीतता है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं और उसको करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये कोई समय नहीं रोने धोने का। हम दोनों को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आस्था कहता है तुम डोमिनांटे को खुश रखो। फ्रांजेल कहता है जब सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं तुमको चिट्ठियां लिखूंगा। और उसके बाद वो आस्था से पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास जूते तक नहीं होते पहनने को। उसके सारे कपड़े वगैरह चोरी हो गए थे। आस्था कहता है मैंने तुमको बचाया ही क्यों यार। तो इस तरह से ब्लैक बुल फ्रांजेल और डोमिनांटे से मिले। अब हम प्रेजेंट के समय में आ जाते हैं। नोएल एंड फिनरल फ्रांजेल से मिलने आते हैं। डोमिनांटे फ्रांजेल में चपेट लगा रही होती है कि ये नंगे घूमने की आदत तुम कब ठीक करोगे अपनी। नोएल उनको बताती है कि आस्था के साथ ये हो गया है। डोमिनांटे कहती है कि आस्था बहुत कुछ सह रहा है अपनी उम्र के हिसाब से, अभी वो काफी यंग है। मैरियला कहती है कि उसकी हाइट और उसकी प्रॉब्लम एकदम इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी छोटी आस्था की हाइट है उतनी ही बड़ी उसकी प्रॉब्लम्स हैं। फ्रांजेल कहता है ओ तो एंशिएंट मैजिक। नोएल कहते हैं कि कोई तरीका है जिससे हम आस्था के हाथ ठीक कर सके। डोमिनांटे बताती है कि हाँ एक जगह है जहाँ उसको मदद मिल सकती है, मेरा होम टाउन विचेस फॉरेस्ट। नोएल कहती है कि उससे आस्था के हाथ ठीक हो जाएंगे। वो कहती है हाँ, कि उनके मैजिक से। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि वेनेसा विचेस फॉरेस्ट के मेन गेट के सामने खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है चुड़ैलों की भूमि के निर्माण के बाद से इस दुनिया की शोभा बढ़ाने वाली अब तक की सबसे चतुर चुड़ैल वापस आ गई है। मतलब कि वेनेसा अपने बारे में कह रही है
कि सबसे महान विचेस वापस आ गई है विचेस फॉरेस्ट में, तो मेरे लिए अब गेट खोलो, मुझे कोई काम है। गेट खुलता है, कई सारी चमगादड़ या कई सारे कौवे या जो भी वो पक्षी हैं उसको वहां से ले जाते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड का यही अंत हो जाता है। नोएल डोमिनो से पूछती है कि ये फॉरेस्ट ऑफ विचेस किधर है। डोमिनो बताती है कि क्लोवर किंगडम के ईस्ट में, डायमंड किंगडम के बॉर्डर के पास। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उधर सिर्फ वुमेन रहती हैं, वो सब वुमेन विचेस हैं और सभी की सभी कर्सेस जैसे मैजिक करने में माहिर हैं। फिनरल खुश हो जाता है, उधर सिर्फ वुमेन रहती हैं, क्या ही मस्त जगह है, सपनों की दुनिया है वो तो। डोमिनो कहती है कि पर भूलो मत, वो सब विचेस हैं। मैंने देखा है कि जितने भी मर्द लोग उधर गए हैं उनको जादू से बदबूदार कीड़े या फिर मुलायम कवच वाले कछुए में बदल के टॉयलेट में फेंक दिया गया था। नोएल और फिनरल सोचते हैं कि ओ विचेस रहती हैं वहाँ पर। वो उधर विचेस की रानियों से आस्था के हाथों को सही करवाने के लिए मदद मांगने गई होगी। डोमिनो बताती है कि उधर का एक नियम है कि विचेस सिर्फ उसी फॉरेस्ट के अंदर तक रह सकती हैं, बाहर जाना अलाउड नहीं है। वेनेसा और मेरे जैसे लोगों को भगोड़े कहा जाता है, हम उधर वापस नहीं जा सकते। अगर गए तो वहाँ की क्वीन ऐसे ही नहीं मान जाएगी, उसके लिए हमको कुछ बहुत बड़ा देना होगा बदले में। वापस जाने पर विचार करने के लिए भी क्वीन को महान संकल्प की आवश्यकता होगी। फिर वो बताती है कि कैसे वो फ्रांजिल के प्यार में पड़ गई थी और वो विचेस फॉरेस्ट से भाग गई फ्रांजिल के लिए। वो दोनों प्यार से एक दूसरे को हक भी करते हैं, काफी प्यारा सा मोमेंट चलता है। फिनरल की जल रही होती है एंड देन डोमिनो फ्रांजिल को कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमको फॉलो किया और तुम कब तक मेरे को इस झोपड़ी में रख के रखोगे, तुम एकदम बेकार पति हो। और उसमें मुक्के ही मुक्के मारने लगती है। मैरिला कहती है कि ये हमेशा फ्रांजिल के मेन जगह पर हमला करती है, इसको होना चाहिए असैसिन्स तो बल्कि। फ्रांजिल की हालत देख के फिनरल को बिल्कुल भी जलन नहीं होती है बाद में। डोमिनो आगे बताती है कि क्वीन ऑफ विचेस काफी खतरनाक है, डायमंड किंगडम भी उससे पंगा नहीं लेता। जहाँ तक मुझे पता है कि वेनेसा काफी इम्पोर्टेंट थी क्वीन ऑफ विचेस के लिए। अगर वो उधर गई तो मुझे नहीं लगता वो वहाँ से कभी वापस भी आ पाएगी। एंड अगर तुम उधर जाने की सोच रहे हो तो एक बार दोबारा से फैसला कर लेना, क्योंकि तुम एक बार उधर गए और क्वीन को गुस्सा आ गया, फिर तुम्हारा कोई चांस नहीं उधर से जिंदा वापस आने का। नोएल और फिनरल कहते हैं हम जाएंगे, हमको आस्था के हाथ किसी भी कीमत पर ठीक करने हैं। नोएल पूछती है तुम हमको बताओ विचेस फॉरेस्ट किधर है। डोमिनो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब डोमिनो जा रही है तो उसके पति देव भी उसके साथ जाएंगे। फ्रांजिल कहता है कि मेरी बीवी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, और आस्था से जब मैं पहली बार मिला था उसने मेरी काफी मदद की थी, उसने मुझे राह दिखाई थी। मैं अपने आखिरी स्टूडेंट को ऐसे हालत में नहीं देख सकता। अब ये दो जा रहे हैं तो मैरिला भी जाएगी ही। वो कहती है चलो आस्था का एहसान चुका दें। आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है, दंड बैठक लगा रहा होता है। वो सोचता है अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं अपने पैरों को मजबूत कर लेता हूँ। फिर उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चीखने लगता है। फिर उधर फिनरल का स्पेशल मैजिक का पोर्टल खुलता है, उसमें से फ्रांजिल और बाकी सब निकलते हैं। फ्रांजिल अपने मैजिक से आस्था को उठा लेता है। आस्था कहता है तुम लोग मेरे को किधर लेके जा रहे हो। नोएल सोचती है कि अगर हमने आस्था को बताया तो वो फॉरेस्ट ऑफ विचेस जाने से मना कर देगा, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सब खतरे में आ जाएंगे, इसलिए वो आस्था को अवॉइड करते हैं। नोएल कोड वर्ड में कहती है चलो फॉरेस्ट ऑफ डब्लू में चलें। आस्था कहता है डब्लू क्या है, क्या इसका मतलब वंडरफुल है। फ्रांजिल आस्था का मुंह ही बंद कर देता है, समस्या का समाधान ना ही आस्था बोलेगा ना ही उनको आस्था का जवाब देना पड़ेगा। मैरिला कहती है कि मास्टर जब मेरे को किसी को शांत करना होता है तो मैं उसको सीधा मार देती हूँ। फ्रांजिल कहता है ये अच्छा बात नहीं है, इस चीज को सुधार लो तुम। फिर हमको विचेस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक विच कहती है कि कल फॉरेस्ट के सामने एक लड़का मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा था और बार बार हा 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 करे जा रहा था। यहाँ पर पक्का सिक्के की बात चल रही होगी। क्या आप लोग सिक्के को जानते हो? जो जानते कमेंट में बताओ। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी यार, बार बार लोग मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कमेंट में आके पूछते हैं कि ये एनीमे कहाँ से देखना है, आप ये एनीमे कहाँ से देखते हो, कहाँ से डाउनलोड करते हो। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं बता दूंगा। कई लोगों को मैंने बताया भी है और लिंक भी दिया उनको। अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताओ जिसको मैंने इंस्टाग्राम में रिप्लाई दिया। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को भी बोला था और कई लोगों ने किया भी। उसके बाद भी कई लोग सिर्फ यही पूछते रह जाते हैं कि इस मूवी को कैसे चलाकर देखना है, बताओ लोगों को टेलीग्राम ही चलाने नहीं आता। खैर मेरी वजह से कई लोगों को अब टेलीग्राम चलाना भी आ गया होगा। वो ग्रुप सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जिसको कोई एनीमे चाहिए हो या कोई भी मूवी चाहिए हो।
सिर्फ वहां जाके लिख दो कि मेरे को ये मूवी चाहिए, वहाँ के मेंबर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वो लोग भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग डिस्कशन करना चाहते हैं एनिमे से रिलेटेड, हॉलीवुड मूवी से रिलेटेड, या कोई भी बॉलीवुड मूवी से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, या कोई भी बकचोदी करने के लिए। थोड़ी बहुत जनरल टॉक भी होती है वहाँ पर। अब अपने एपिसोड पे वापस आते हैं। एक विच कहती है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले शायद वेनेसा को देखा था। तो दूसरी वाली विच कहती है क्या सच में? अगर क्यून को उसके बारे में पता चला कि वो वापस आ गई है तो पता नहीं क्यून उसका क्या हाल करेगी। वेनेसा क्यून के पास पहुंच जाती है। क्वीन वेनेसा से कहती है इम्परफेक्ट, जब से तुम इधर से गई हो मेरे प्लान भी इम्परफेक्ट होते गए हैं। अगर तुम मेरे बताए मुताबिक थ्रेड मैजिक को सीखती तो अब तक तो तुम डेस्टिनी को कंट्रोल करना सीख जाती, पर नहीं, तुमने तो उस आदमी के साथ ही भागना था। हम एकदम परफेक्ट विचेस हैं विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, पर फिर भी तुमने उस अनजान आदमी तुमको भगाने दिया। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आती? गुस्से में क्यों इन दीवार तोड़ देती है। वेनेसा कहती है कि इम्परफेक्ट तो तुम हो, मैं इधर एक ही शर्त पे रहने को तैयार हूँ, मेरे को एंशिएंट डिस्पेल सिखाओ या फिर मेरे को भूल जाओ। क्वीन कहती है कि एक बच्ची को उसकी औकात नहीं पता, लगता है मुझे ही उसको सिखाना पड़ेगा। अपने ब्लैक बुल विचेस फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। आस्था बार बार उनसे पूछ रहा होता है यहाँ पर विचेस रहती हैं? जोर जोर से बोल रहा होता है मेरे को कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? नोएल बोलते चुप रहो, हमको सावधान रहना चाहिए। आस्था कहता है क्या हम कोई स्पाई मिशन पर हैं, खुफिया मिशन पर हैं? तुम कब से कह रही हो बाद में। नोएल कहते चुप हो जाओ वरना। फ्रांजेल और मैरिएला कहते हैं वरना हम नोएल की तरफ से तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। आस्था डोमिनो बताती है कि विचेस क्वीन पूरे जंगल में अपना जबरदस्त जादू चलाती है। अगर हमने हल्का सा भी अपना मैजिक यूज किया तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। अगर कोई मैजिक के साथ इस फॉरेस्ट में एंटर भी करेगा तब भी क्वीन ऑफ विचेस को पता चल जाएगा कि उसके इलाके में कौन आया है। आस्था कहता है पर मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है। नोएल उसको चुप करवा देती है, चुप करो। अब सवाल ये है कि ये लोग अंदर कैसे जाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी होता है डोमिनो पे। उसके पास ऐसी सोल होती है जिसको ओढ़कर वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकते हैं। वो ऐसी जादुई सोल है, उसको ओढ़ते ही कोई भी लोग उनको देख नहीं पाएंगे। डोमिनो मन में ही उस वैनिश सोल को बेच रही होती है 3000 यूल में, एक के साथ एक फ्री का ऑफर देके। वो उस वैनिश सोल के बारे में इतने एक्साइटमेंट के साथ बता रही होती है और अपने ही मन में सपने में उसको बेच रही होती है कि वो सबके सामने ही उसको बेचने का एक्ट करने लगती है जैसे कि वो असली में बेच रही हो। नोएल पैसे निकाल कर कहती है उसको क्या इतना काफी होगा? डोमिनो कहती है ओ डियर, ये तो मैं तुमको फ्री में इस्तेमाल करने दूंगी। मैरिला कहती है कि डोमिनो ने मना तो कर दिया पर साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि वो उन पैसों को लेना चाहती थी। फ्रांजेल कहता है कि वो इतने सारे पैसे देखकर चौंक गई होगी। वो विचेस फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन पे कोई नजर रखे हुए है। जो बंदा उन पर नजर रख रहा होता है वो अगले सीन में ही फाना द हेटफुल को बोलता है हम ब्लैक बुल पे नजर रखे हुए हैं, वो कुछ करने की सोच रहे हैं विचेस फॉरेस्ट में। फाना तो वैसे ही इंसानों को हिट करती है और अब वो वेटो का बदला लेगी और लिक्ट का भी। लिक्ट को भी बहुत बुरी तरह से मैजिक नाइट ने पेला था ना। हमको फॉरेस्ट ऑफ विचेस का ही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुमेन कह रही होती है जब मैं लास्ट टाइम शहर में गई थी वहाँ एक लड़की ने मेरे को 100 गुलाबों का एक गुच्छा दिया था और वो बार बार बा हा किए जा रहा था। आप लोग तो समझ ही गए होंगे किसका बात चल रहा है। नोएल, मैरिएला एंड डोमिनो एक ही साथ एक ही सोल में होते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही सोल होती हैं। दूसरी में आस्था, फ्रांजेल एंड फिंडल। फिंडल कह रहा होता है कि इधर कितनी सारी लड़कियां हैं और मैं इन लड़कों के बीच में पिछ रहा हूँ। एक लेडीज कहती है क्या तुम इससे और सस्ता नहीं बेच सकती मेरे को लव पोशन? दुकानदार कहती है नहीं। लव पोशन सुनते ही फिंडल कहता है मुझे भी चाहिए ये तो। वो लेडीज कहती है क्या मैंने अभी अभी एक मर्द की आवाज सुनी? क्योंकि उन्होंने शॉल ओढ़ रखी है तो वो उनको देख तो सकते नहीं है, बस उनकी आवाज ही सुन सकते हैं। दुकानदार कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इधर कोई मर्द नहीं आ सकता। फिर उधर एक सिक्योरिटी गोलम आता है। ये बाहर के लोगों को ढूंढता है। ढूंढने पर ये अपने साथियों को बुला लेता है और उन पे हमला कर देता है अपने मैजिकल बुलेट से। अभी उन्होंने वो शॉल ओढ़ रखा है तो वो सिक्योरिटी गोलम उनको ढूंढ नहीं पाएगा। पर फ्रांजेल को तो नंगा होने की आदत है। एक पेड़ की टहनी में उसका कपड़ा फंस जाता है और जिसका डर था वही होता है। सारे सिक्योरिटी गोलम उन पे हमला करने लगते हैं। फ्रांजेल टक्कर मार के लड़कियों का भी सोल नीचे गिरा देता है। अब उनके पीछे भी वो सारे सिक्योरिटी गोलम पीछे पड़ जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
क्वीन ऑफ विचेस के महल में यानी कि उसके घर में एंट्री मारने की। फिंडल अपने स्पेशल मैजिक से शॉर्टकट बना देता है लड़कियों के लिए। वो तो आगे पहुंच जाती हैं उन सिक्योरिटी गोलम से बच के, पर फिंडल खुद कई सारी वुमेन को अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। सबकी सब फ्रांजेल को देखकर डर जाती हैं और कईयों को तो गुस्सा आ जाता है, और एक तो उनको अपने जादू से हवा में उड़ा देती है, जिस वजह से उनका हालत कुछ ऐसा होता है। सिक्योरिटी गोलम उनको घेर लेते हैं। डोमिनो अपने मैजिक से उनके चारों ओर स्मोक फैला देती है, जिससे सिक्योरिटी गोलम उनको ढूंढ नहीं पाते थोड़ी देर के लिए, जब तक वो स्मोक है। मौका देख के वो वहां से निकल के क्वीन के घर में एंट्री मारते हैं। आस्था देखता है कि क्वीन ऑफ विचेस ने वेनेसा को पकड़ रखा है। वेनेसा जमीन पे बेहोश लेटी हुई है। आस्था कहता है कि वेनेसा के ऊपर से अपना पैर हटाओ। क्वीन कहती है कि तुम इंट्रूडर कौन होते हो मेरे को ये ऑर्डर देने वाले? ये बोलने की बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मैं यहाँ की क्वीन हूँ, मैं इधर हर एक विचेस की माँ हूँ। तुम्हारे पास जो खड़ी है उसकी भी और वेनेसा की भी, वह मेरे वंशज है, वो मेरे डिसेंडेंट्स हैं, मैं उनकी माँ हूँ। जो भी बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे उसको सबक सिखाना ही होगा। बाहर वालों को फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, ये एक प्राइवेट मैटर है। मेरा जैसा मन करेगा मैं अपने बच्चों से वैसा ही बर्ताव करूंगी। आस्था कहता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा इधर चल क्या रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम इधर की बॉस हो। तुम भले ही इनकी माँ हो या जो भी, पर तुम वेनेसा पर पैर नहीं रख सकती। आस्था तेजी से कूद के उसके पास आगे बढ़ता है। फिंडल आस्था के पैरों को देख लेता है और वो भी अपने स्पेशल मैजिक से हमला करने में मदद करता है, पर विचेस क्वीन आस्था को अपने जादू में पकड़ लेती है। क्वीन ऑफ विचेस को पता चल जाता है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। आस्था कहता है हाँ मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और अब मैं अपनी तलवार भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मैं फिर भी उन लोगों से अच्छा हूँ जो अपने ही फैमिली पर इस तरह से उनको लिटाकर उन पे पैर रखें। क्वीन ऑफ विचेस कहती है कि ओ तो वेनेसा तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हारे हाथों को ठीक करने के लिए। उसने मेरे को कहा कि वो मेरी स्लेव बन के रहेगी जिंदगी भर तक अगर मैंने तुम्हारे हाथों को ठीक कर दिया तो। फिर आस्था सोचता है क्या तुम सभी मेरे लिए इधर आए हो? फ्रांजेल कहता है कि हाँ, तुमने ही कहा था कि तुमको विज़र्ड किंग बनना है तो हमको तुम्हारी मदद करने दो। मैरिएला कहती है जब लोग तुमको चाहते हो और तुम भी उनको चाहते हो तो परेशानी और फैसले सिर्फ तुम्हारे अकेले के ही नहीं रह जाते, जैसा नोएल ने मेरे को सिखाया। फिर मैरिएला क्वीन पे हमला करती है जिससे वो बहुत आसानी से बच जाती है, पर इधर मैरिएला सिर्फ क्वीन का ध्यान भटका रही थी। उसके पीछे फ्रांजेल होता है जिसको क्वीन देख नहीं पाती फ्रांजेल को हमला करते हुए। फ्रांजेल अपने जादू से आस्था को छुड़ा लेता है। सबके सब तैयार हो जाते हैं क्वीन से फाइट करने के लिए। नोएल कहती है अपना पैर हटाओ वेनेसा के ऊपर से। क्वीन कहती है तुम जैसे इम्परफेक्ट क्रीचर कर ही क्या सकते हैं ये बताओ? वेनेसा और तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। वो उनको अपने जादुई गोले में दिखाती है कि तुम्हारा ये अंजाम होने वाला है। उस गोले में सब लोग मरे हुए दिखते हैं। इसका मतलब अगर उन्होंने क्वीन से फाइट किया था वो लोग मारे जाएंगे। फिर तुरंत उसी समय विचेस क्वीन को अपने जादुई गोले में दिखाई देता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन विचेस ऑफ फॉरेस्ट में हमला करने आ रहे हैं। क्वीन को पता था कि वो आएंगे जरूर, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। अभी तक हमने देखा था आस्था, फिंडल, नोएल, फ्रांजेल, डोमिनो और मैरिएला फॉरेस्ट ऑफ विचेस जाते हैं आस्था के हाथ ठीक करने के लिए। आस्था को पता भी नहीं होता वो उधर क्यों जा रहे हैं। बाद में उसको सब कुछ पता चलता है। क्वीन ऑफ विचेस ने वेनेसा को ढेर कर रखा है। सब लोग क्वीन ऑफ विचेस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं वेनेसा को बचाने के लिए। तभी क्वीन ऑफ विचेस बताती है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन फॉरेस्ट ऑफ विचेस पे हमला करने आ रहे हैं। फिंडल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो ताकि हम तुम्हारे ऊपर हमला ना करें। वो बोलती है अगर मुझे तुमको मारना हो तो यहीं अभी इसी वक्त तुम सबको एक बार में मार दूंगी। फिर वो उनको अपने जादुई गोले में दिखाती है आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप सच में उन पे हमला करने आ रहे हैं। वन ऑफ द थर्ड आई फाना द हेटफुल उनकी मेन लीडर है, पर वो भी वेटो की जितनी पावरफुल होगी तभी तो वो थर्ड आई की मेंबर है। फिंडल मन में ही कहता है मैं इधर कहाँ फिर से मुसीबत में पड़ गया। काश ये सच ना हो कि हमको फिर से आई ऑफ द मिडनाइट सन से लड़ना पड़े। क्वीन ऑफ विचेस अपने कौवों को भेज देती है सभी विचेस को वार्न करने के लिए आई ऑफ द मिडनाइट सन आ रहे हैं उन पे हमला करने के लिए। एंड क्वीन ऑफ विचेस उनसे फाइट करने के लिए तैयार है। आई ऑफ द मिडनाइट सन उधर एक मैजिक स्टोन लेने के लिए आ रहे हैं जो क्वीन ऑफ विचेस के पास है। एंड ब्लैक बुल भी इधर है। किस लिए है वो तो हमको पता ही है कि वो आस्था के हाथ ठीक कराने के लिए इधर आए हैं, पर आई ऑफ द मिडनाइट सन को लगता है कि ब्लैक बुल को भी पता चल गया है कि क्वीन ऑफ विचेस के पास एक मैजिक स्टोन है और वो आई ऑफ द मिडनाइट सन से पहले लेने के लिए इधर पहुंच गए हैं।
फाना अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब होती है। वो अपने मैजिक स्पिरिट सैलेमेंडर से उधर एक फ्लेम वाला हमला करती है और पूरे में आग लगा देती है। फायर स्पिरिट सैलेमेंडर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, पर क्वीन ऑफ विचेस ने जितना सोचा था उससे काफी ताकतवर है। फिर वो अपने जादुई गोले में देखती है कि फॉरेस्ट ऑफ विचेस पे सिर्फ आई ऑफ द मिडनाइट सन ही हमला नहीं कर रहा है, बल्कि डायमंड किंगडम भी उन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। डायमंड किंगडम की फौज को ऑर्डर्स मिले हैं कि आई ऑफ द मिडनाइट सन फॉरेस्ट ऑफ विचेस पे हमला करने वाली है और उसी दौरान जो तबाही मचेगी उसी के बीच में इनको क्वीन ऑफ विचेस को पकड़ना है, किसी को बिना पता लगे। आस्था कहता है कि ये मार्स अभी भी जिंदा है। वाओ दैट्स ऑसम। फिंडल कहता है कि ये खुश होने की बात थोड़ी है, पहले ही मुसीबत कम थी कि अब ये भी आ गए। फ्रांजेल मन में सोचता है ये तो मार्स है और उसके साथ वाला बंदा जरूर लाड्रस होगा। आस्था कहता है अब समय है इस फॉरेस्ट को बचाने का। मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन और डायमंड किंगडम दोनों को एक साथ हरा सकता हूँ। नोएल कहती है बिना अपने हाथों से लड़े कैसे हराओगे। आस्था कहता है ओ यार मैं तो भूल ही गया था, मेरे हाथों को कर्स दिया गया है यार। वेनेसा की आंख खुलती है। पहले तो उसको लगता है कि उसके सामने यामी खड़ा है, पर वो एक्चुअली में आस्था होता है। वो देखती है कि आस्था, नोएल, फिंडल उधर हैं। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं, जिसमें से एक बंदे की टी शर्ट खो चुकी है। मैरिला कहती है ये तो इसकी आदत है नंगा घूमने की। डोमिनो कहती है हे वेनेसा काफी समय हो गया है हमें मिले हुए, हम भी इधर आस्था के हाथों का इलाज के लिए आए हैं। देखा हम दोनों एक ही जगह पे आ पहुंचे। वेनेसा कहती है ओ हाँ मैं तो इधर आस्था के इलाज के लिए आई थी। वो आस्था से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने क्वीन ऑफ विचेस से एक डील की है, तुम्हारे हाथों को ठीक कर देगी। आस्था कहता है ये तो नहीं होने वाला, मेरे हाथों को ठीक करने के लिए तुम इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो, बिना हमको बताए इधर आ गई और ये सब कर रही हो। फिर इन दोनों में बहसबाजी होने लगती है। एंड उसके बाद आस्था कहता है मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और उपाय है। वो अपने हाथों की पट्टी खोलता है और अपने मुंह से अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अपने ही हाथों पे जोर से अपनी तलवार को मारता है और बाद में चीखता भी है आउच आउच आउच, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। क्वीन ऑफ विचेस देखती है ये तलवार तो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। वेनेसा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कर्स तुम्हारे शरीर के काफी अंदर तक जा चुका है। कभी कभी तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। आस्था कहता है अगर मेरे को हमेशा ऐसे ही रहना पड़े तो चलेगा, मैं अपने किसी दोस्त को खोना नहीं चाहता, सिर्फ अपने हाथों को ठीक करने के लिए। अगर मेरे को अपनी किस्मत से ही लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा। वेनेसा को वो बात याद आ जाती है जब वेनेसा फॉरेस्ट ऑफ विचेस से भागी थी। पहले तो उसको लगता था कि उसकी किस्मत में ही लिखा है पिंजरे में बंद रहना। यामी ने उसको कहा था कि तुमको लगता है तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा है, मैं तो इन सबको नहीं मानता, मैं तो वो करूंगा जो मैं चाहूंगा, भले ही मेरे को अपनी किस्मत से ही क्यों ना लड़ना पड़े। वही सेम बात आस्था भी कहता है। वो अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से कर्स को नलिफाई करने की सोच रहा है, पर वेनेसा उसको रोक कर कहती है तुम्हारे दोस्त यहाँ बलिदान होने के लिए नहीं है, वो यहाँ उस भाग्य के खिलाफ जीतने के लिए आए हैं जिससे तुम अकेले नहीं लड़ सकते। मैं इधर बकरे की बलि बनने थोड़ी आई हूँ, मैं तुम्हारे हाथ को ठीक करवा के क्वीन ऑफ विचेस को पागल बना के यहाँ से निकलने वाली थी। आस्था कहता है ओ ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने। क्वीन ऑफ विचेस उनके पीछे ही खड़ी होती है और सब कुछ सुन रही होती है। नोएल क्वीन ऑफ विचेस से कहती है कि हे तुम्हारा फॉरेस्ट खतरे में है, तुम्हारे पास उतने लोग नहीं उनसे लड़ने के लिए, और आस्था तुम्हारी मदद करने के लिए बेचैन है। वो भले ही बेवकूफ हो पर वो ताकतवर है, जिधर भी आस्था जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम इस फॉरेस्ट की क्वीन हो तो सोच समझ कर फैसला करो। क्वीन ऑफ विचेस तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं उसके हाथ पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दूंगी। आस्था कहता है क्या सच में मेरे हाथ यामी की तरह बड़े हो जाएंगे। मैरिला कहती है उसने कहा मजबूत हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं साइज में बड़े हो जाएंगे। क्वीन ऑफ विचेस मन में ही कहती है हंस लो खुशी मना लो, बाद में वेनेसा और ये एंटी मैजिक पावर दोनों मेरी हो जाएगी। वो अपना ब्लड रिकवरी मैजिक से आस्था के हाथ ठीक कर देती है। ये स्पेल काफी एडवांस होता है और तुरंत ही बहुत जल्दी आस्था के हाथ को ठीक कर देता है। आस्था खुशी के मारे झूम रहा होता है। ब्लैक बुल आस्था को पेलने लगती है कि हमको दोबारा इस तरह की चिंता मत करवाना। वो आस्था को खूब पेलते हैं पर आस्था को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसके पास बिल्कुल भी मैजिक ना हो। क्वीन ऑफ विचेस कहती है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बाजी, अपनी ताकत इस्तेमाल करने का इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए। आस्था कहता हाँ
मैं वो करूंगा, थैंक यू मेरे हाथों को सही करने के लिए। फ्रांजेल आस्था से कहता है डायमंड मेज को हमारे ऊपर छोड़ दो, मार्स और लाड्रोस से मेरा पुराना ताल्लुक है, मैं उनको संभाल लूंगा। आस्था कहता है ठीक है, पर तुम अपने कपड़े तो पहन लो। फाना के फायर स्पिरिट सैलेमेंडर ने पूरी तरफ आग लगा दी होती है। फिर वहां पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है, क्वींस गोलम, और वो बड़े बड़े पत्थर से कुछ छोटे मोटे दुश्मन को मार गिराता है। फिर फाना का सैलेमेंडर अपने जादुई आंख के गोले से उसको भस्म कर देता है। ये बंदा कहता है कि हमारी थर्ड आई के मेंबर जितने भी हैं वो काफी ताकतवर हैं। फाना सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी सुंदर भी है। अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको हासिल करने का, यानी कि फाना को अपनी औरत बनाने का। पर तब तक वो विचिस को पकड़ने में लग जाता है जिंदा ही। वो उनको अपना स्लेव बनाएगा, एक नंबर का थरकी नीच घिनौना इंसान। आस्था उनको बचाने पहुंच जाता है, वो एक विच को बचाता है, पर वो आस्था का मुंह खरोचने लगती है। मेरे को एक आदमी बचा रहा है, तुम्हारी बॉडी कितनी गंदी है। आस्था कहता है क्या दिक्कत है इसके साथ। वनेसा कहती है कि विशेष जो हैं वो मानती हैं सिर्फ वुमेन ही सबसे बेहतर होती हैं जेंडर के मामले में, इसलिए वो तुमको एटीट्यूड दिखा के गई, इसको पर्सनली मत लेना। फिनरल जख्मियों की मदद करता है उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में। भले ही वेनेसा की खास बनती ना हो इस फॉरेस्ट के साथ, पर फिर भी वो उसका होमलैंड है, इसलिए वो उसको बचाएगी दुश्मनों से। डायमंड मेज काफी सारे होते हैं सभी विचेस के सामने, सभी विचेस को मिला दें तब भी उनकी संख्या कम होगी डायमंड मेजेस के मुकाबले, इसलिए डोमिनो कहती है कि हमको अलग अलग हो जाना चाहिए। फ्रांजेल कहता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा माय डियर। वो कहती है कि हाँ, पर इन सब का ये समय नहीं है, हमारा सिर्फ यही एक चांस है जीतने का। ये बंदा लड़कियों को विचेस को किडनैप कर रहा होता है उनको स्लेव बनाने के लिए। आस्था वनेसा से कहता है कि मेरे को उन दुश्मनों के पास हवा में अपने जादुई धागे से भेज सकती हो। वनेसा कहती है पर मैं तुमको वापस नहीं खींच पाऊंगी क्योंकि तुम काफी दूर होगे उस समय, तुम उधर हवा में कैसे फाइट करोगे। आस्था कहता है मैं कर लूंगा, बस तुम मेरे को ऊपर भेज दो। जैसा आस्था कहता है वैसे ही वनेसा उसको उन दुश्मनों के पास भेजे देती है और आस्था उनको मारते हुए उनके ऊपर से कूद के ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। वो उनको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता है। वो लोग पहचान लेते हैं कि ये तो वही बंदा है एंटी मैजिक यूजर जिसने वेटो को हराया था। वो सब आस्था पे हमला करते हैं, पर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनके अटैक को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए उनको सबको पेल देता है। आस्था पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर उधर फाना आती है और अपने आंख के गोले से आस्था पे हमला करती है। आस्था अपने तलवार से उसका हमला उसी की ओर भेज देता है। फाना का सैलेमेंडर अपने आंख के गोले से उस हमले को कैंसल आउट कर देता है। फाना कहती है तुम लोग हमारे रास्ते में आते हो हर बार बार, पर अब आखिरी बार होगा। आस्था कहता है आ जाओ देख लेते हैं, मैं तुम्हारे सारे हमले तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। पिछले एपिसोड में फाना आस्था के ऊपर अपना जादुई आंख के गोले से हमला करती है। आस्था उसका हमला उसी की ओर वापस भेज देता है और कहता है आ जाओ, मैं तुमसे हमेशा फाइट करता रहूंगा, मैं बार बार तुम्हारा हमला तुम्हारे ऊपर ही वापस भेज दूंगा जितनी भी बार तुम हमसे फाइट करोगी। फाना अपने सैलेमेंडर के पंजे से हमला करती है। उस हमले से वनेसा खुद को और आस्था एंड फिनरल को भी बचा लेती है, पर फाना के उस हमले से उधर का सारा जंगल तबाह कर देती है। आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे कट जाते हैं। वनेसा के हिसाब से चारों ग्रेट स्पिरिट में से फायर स्पिरिट के पास सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक पावर है। ये इतना पावरफुल है कि वो कम से कम अभी एक देश के जितनी ताकत से लड़ रहे हैं। एक देश जितना ताकतवर होता है उतना अकेला फाना और सैलेमेंडर है अभी इस वक्त। वनेसा ये कंपैरिजन करके बता रही होती है। आस्था फाना के सैलेमेंडर के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और आस्था उस सैलेमेंडर के छाती पे माना को कट कर पाता है। स्पिरिट माना बेस्ड लाइफ फॉर्म है और आस्था उनको भी अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से कट कर पाता है। आस्था कहता है वाओ यार, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, मुझे भी ऐसा सैलेमेंडर चाहिए, कैसे और कहाँ मिलता है ये सैलेमेंडर। और ये भी बोलता है कि वेटो तुमसे ज्यादा फास्ट था। हे ब्लैक बुल, हम इससे जीत सकते हैं। वेनेसा को भी लग रहा होता है कि हाँ हम जीत सकते हैं। नोएल फॉरेस्ट में जो आग लगी होती है उसको बुझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फ्लेम काफी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बुझ ही नहीं रही होती है। नोएल अपने वाटर मैजिक से बार बार उसे बुझाती है पर वो दोबारा से आग लग जाती है। फिनरल के पैर कांप रहे होते हैं डर के मारे। वनेसा कहती है कि टाइम है काउंटर अटैक करने का। तभी आस्था फाना से कहता है हम दोनों को बातचीत करनी चाहिए। तुम हमको हेट क्यों करती हो? हमने ऐसा किया क्या है जो तुम क्लोवर किंगडम को इतना हेट करती हो? हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे अगर हम हर समय लड़ते ही रहेंगे तो? वनेसा कहती है कि ये समय नहीं है बातचीत करने का।
आस्था को लगता है कि फाना उससे बातचीत करेगी, तभी वो उस पर हमला करती है। वनेसा आस्था को बचाकर कहती है कि ये बातचीत करके मामला सुलझाने वालों में से नहीं लग रही है। फिनरल आस्था की मदद करता है फाना के पास पहुंचने में अपने स्पेशल मैजिक से। आस्था कहता है तुम्हारा दोस्त वेटो भी हमसे नफरत करता था, वो खुद भी काफी निराश था, ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। फाना को अपना पिछला बीता हुआ कल याद आने लगता है एंड उस बीते हुए कल में हम ये देखते हैं कि क्लोवर किंगडम का जो फर्स्ट विज़र्ड किंग था वो एल्फ्स लोगों के साथ काफी घुल मिल रखा था। उसका मानना था कि एक दिन वो और इंसान एक साथ मिलजुल के रह सकेंगे, शांति बरकरार रख के वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। एल्फ्स लोगों का मैजिक नेक्स्ट लेवल का मैजिक था। अगर वो एल्फ्स और इंसान अपने माना को एक साथ मिला दो तो वो कई सारे मैजिक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो इस जगह को और भी समृद्ध यानी कि वेल्थी और सुरक्षित बना सकेंगे। उसके बाद लिक्ट की शादी हो जाती है। वो अपने बीवी को प्रेग्नेंट भी कर देता है और कहता है हमारा ये बच्चा हमारा भविष्य है, ये इंसानों और एल्फ्स लोगों को एक साथ लाएगा। अभी तो लिक्ट ने सपना देखना शुरू ही किया था कि कुछ इंसानों ने उन सभी लोगों को मार दिया, जिसमें उसकी बीवी भी मर जाती है। वो बातें याद करते ही फाना की तीसरी आंख खुल जाती है। वो पूरा माहौल ही बदल देती है बैटलफील्ड का और कहती है तुम इंसानों पे भरोसा कौन करेगा। सैलेमेंडर का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके नाखून और दांत भी नुकीले बन जाते हैं और ज्यादा। उसी के साथ साथ फाना एक नया तरह का मैजिक भी यूज कर पा रही होती है, क्रिस्टल मैजिक। सैलेमेंडर की धाड़ से ही आस्था हवा में उड़ने लग जाता है। वनेसा जब अपने धागे से उसको पकड़ती है उसका धागा भी टूट जाता है। फिर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसको अपनी ओर लाता है। आस्था कहता है तो इस हालत में मेरे को अपना स्पेशल हमला करना ही पड़ेगा। मैरिला कई सारी विचेस को अपने साथ लेके आगे बढ़ रही होती है। वो डायमंड मेजिस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है या फिर उनसे बचने के लिए, ये तो हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो लोग आप लोगों से एक बात कहनी थी, मैं ब्लैक क्लोवर के साथ साथ एक नई एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओशिनो को। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसको जाके देखो एंड थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाना। उस वीडियो पे भी लाइक कमेंट कर देना। हाँ मैं जानता हूँ आप कुछ लोग बोलेंगे कि पहले ब्लैक क्लोवर तो कंप्लीट कर ले, कितने सालों से उसे एक्सप्लेन कर रहा है और कब तक करेगा। सो मेरा जवाब है कि ब्लैक क्लोवर तो चलता ही रहेगा नॉन स्टॉप, रुकेगा नहीं। चाहे जितने भी साल लगे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक नया एनीमे अपने नजरिए से एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ, तो जाइए और उस एनीमे को भी इंजॉय करिए। डोमिनो सिक्योरिटी गोलम से छुप रही होती है और सोच रही होती है मैं करूँ तो करूँ क्या। फाना अपने मैजिक का एक स्ट्रॉन्ग माना फोर्स फील्ड बना लेती है। आसान शब्दों में बोलूं तो उसका जादू उतना ताकतवर होता है कि उसकी गर्माहट से ही वो इन तीनों लोगों को उठा के फेंक देती है। उस गर्माहट की लहर से, उस वेव ऑफ हीट से फिनरल अपना स्पेशल मैजिक सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और वेनेसा के जो जादुई धागे होते हैं वो भी जल रहे होते हैं। फाना उन पे हमला करती है और सही वक्त पे नोएल उनको आके बचा लेती है। वो अपने मैजिक से जादुई कवच बना देती है, पर सैलेमेंडर नोएल के पानी वाले जादू को भाप में बदल रहा होता है। एक पंजा मारते ही वो नोएल के जादू कवच को तोड़ देता है। वेनेसा अपने साथियों को हवा में लेके उड़ते हुए सैलेमेंडर से बच के भाग रही होती है। नोएल डर रही होती है सैलेमेंडर को देख और कह रही होती है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर उसके मन में वही बातें चल रही होती हैं जिसको सोच के नोएल का कॉन्फिडेंस हमेशा लो हो जाता है। उसके भाई बहन उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उसको एक फेलियर का टैग दे रहे होते हैं, पर उसी वक्त आस्था चिल्लाकर नोएल को साहस देता है, करेज देता है। वो कहता है कि इस भड़कती आंख के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हारा वाटर मैजिक काफी कुछ कर सकता है। आस्था इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि फिनरल के कान में दर्द होने लगता है। कान में भाई, कान में, ईयर्स। क्या गलत सुन रहा है तू? तेरा दिमाग कितना गंदा है यार। नोएल फुल जोश में अपने एक सिंगल स्पेल में सारी जान लगा देती है। वो अपने सी ड्रैगन रोड वाला हमला करती है। फाना उसको अपने क्रिस्टल मैजिक से डोज करके नोएल पे हमला करने लगती है, पर नोएल अपनी उसी हमले को कंट्रोल करती है और उस ड्रैगन को वापस से मोड़ के सैलेमेंडर को अपने ड्रैगन के मुंह में दबा देती है। वो उस सैलेमेंडर को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। नोएल आस्था से कहती है देखा मेरी असली ताकत, और अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि उसने कर दिखाया। आस्था कहता तुमने दिखाई दिया, ब्लैक बुल क्या कर सकती है। नोएल ने जैसे ही सैलेमेंडर को जख्मी कर दिया वो फाना पे हमला करने को आगे बढ़ते हैं सभी के सभी। तभी फाना उन पे हमला कर देती है और वो हमला बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मार्स ने उन पे किया था डंजन वाले मिशन पे। और फिर उसके बाद वो फ्लेम रिकवरी मैजिक भी यूज करती है जस्ट लाइक मार्स।
इसलिए आस्था उसको जोर से चिल्लाकर कहता है, हे लेडी, आपका एक भाई है जिसका चेहरा पीला है और उसके बाल कांटेदार है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई भाई है तो वो फॉरेस्ट के उस साइड है। अभी फाना को मार्स की धुंधली यादें आने लगती हैं और उसके बाद वो कहती है, मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई सिर्फ लिक्ट है, मैं तुम सबको मार दूंगी। आस्था कहता है इससे पहले वो अपने आप को हील करे, मेरे को उसको ढेर करना होगा अपने स्पेशल अटैक से। फिंडल कहता है, कब से स्पेशल अटैक किए जा रहे हो, ऐसा कौन सा हमला करने वाले हो? वो बोलता है, मैं तुम्हारा पूछने का इंतजार ही कर रहा था। मैं अपनी दोनों तलवार को अपने सामने रखूंगा और पूरी तेजी से हवा में उड़ते हुए दुश्मन के जादू को चीरते हुए उनको ढेर कर दूंगा। फिंडल एंड वेनेसा कहते हैं कि ऐसा मुमकिन भी है। फिर बाद में वेनेसा अपने धागे की मदद से आस्था को फुल स्पीड में फाना की ओर भेजती है। वेनेसा कहती है, जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हारे दोस्त उस भाग्य यानी कि फेट से जीतने में तुम्हारी मदद करने के लिए होते हैं जिससे तुम अकेले नहीं जीत सकते, जिसको तुम अकेले नहीं हरा सकते। वो अपना धागा फिंडल में बांध देती है और बीच में आस्था को खींच के फाना की ओर तेजी से भेजती है। फाना आस्था के सामने से हट जाती है, पर फिंडल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को फिर से फाना के सैलेमेंडर की ओर आस्था को भेज देता है। सैलेमेंडर आस्था के ऊपर फ्लेम मैजिक से हमला करता है, पर आस्था की एंटी मैजिक सोर्ड उस फ्लेम को बीच में से चीरते हुए आगे बढ़ती है। आस्था फाना के सैलेमेंडर को एक गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। फाना मन में ही लिक्ट के बारे में सोचने लगती है कि मैंने लिक्ट को फिर से फेल कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड की यही समाप्ति होती है। क्वीन ऑफ विचेस अपने जादुई गोले में सब कुछ देख रही होती है। आस्था, फिंडल, वेनेसा एंड नोएल फाना से फाइट कर रहे हैं और वो बोलती है, आस्था सिर्फ बकबकी नहीं करता, सिर्फ चिल्लाता ही नहीं है, वो एक्चुअली में ताकतवर है। और दूसरी तरफ वहीं डायमंड किंगडम के खिलाफ फ्रांजेल होता है। फ्रांजेल मार्स से कहता है, क्या तुम मेरे को पहचानते हो? मतलब कि तुम मुझे जानते हो या भूल गए? लाड्रोस को याद आ जाता है, ये तो हमारा ही पुराना टीचर है। लाड्रोस फ्रांजेल पे हमला करता है, जिससे फ्रांजेल अपने जादू से आसानी से बच जाता है। डायमंड किंगडम की इस फौज को ऑर्डर मिला है कि जब आई ऑफ द मिडनाइट सन फॉरेस्ट ऑफ विचेस पे हमला कर रही होगी, उसी का फायदा उठा के उनको यहाँ की क्वीन को पकड़ना है। डायमंड किंगडम का जो किंग है वो बीमार है, वो इसलिए क्वीन ऑफ विचेस को किडनैप करवाकर उसका सीक्रेट जानना चाहता है कि वो इतने सालों से कैसे जिंदा है। क्वीन ऑफ विचेस इस फॉरेस्ट में सैकड़ों सालों से रह रही है। फ्रांजेल उनसे पूछता है कि रुक जाओ, ये सब मत करो, पर वो नहीं रुकने वाले। डायमंड किंगडम का एक फिलॉसफी है कि जो तुमको चाहिए तुम उसको छीन लो बाय फोर्स। इसी रीजन से फ्रांजेल ने डायमंड किंगडम को छोड़ दिया था। फ्रांजेल अकेले ही सभी छोटे मोटे दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वो सब फ्रांजेल को पहचान लेते हैं, ये तो फ्रांजेल क्रूगर है जो पहले हमारे मिलिट्री का कमांडर एंड इंस्ट्रक्टर था, उसके ऊपर बाउंटी भी है यानी कि इनाम। वो सब मिलके फ्रांजेल पे हमला करते हैं। फ्रांजेल उन सभी से लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मार्स और लाड्रोस बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमला करना कठिन हो जाता है दुश्मन लोगों पे, जब दुश्मन लोग केंद्रित यानी कि डिटरमाइंड होते हैं बहुत। खास तौर पर जब मार्स एंड लाड्रोस जैसे ताकतवर लड़ाकू के सामने हो तुम, वो खुद अकेले क्या क्या कर लेगा। फ्रांजेल भी डिपेंडेंट है अपने बाकी साथी लोगों पे। मैरिएला सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे मास्टर यानी कि फ्रांजेल ने कपड़े पहने भी होंगे या नहीं, नंगे रहने की तो उसकी आदत है। डोमिनो सिक्योरिटी गोलम को खोल के उसकी सेटिंग चेंज कर रही होती है। वो डायमंड मेज फॉर्मेशन 6 बनाकर हमला करने की सोच रहे होते हैं। तभी मैरिएला विचेस की फौज लेके उधर उन पे हमला कर देती है। मैरिएला कई सारी विचेस को लीड कर रही होती है। उसके बाद वो सभी डायमंड मेज फॉर्मेशन 13 बनाते हैं, पर मैरिएला विचेस को ऑर्डर देती है वो उन पे हमला करके इनका फॉर्मेशन 30 भी बनाने नहीं देते। वो डायमंड मेजेस का हर एक मूव प्रिडिक्ट कर लेती है क्योंकि वो डायमंड किंगडम असैसिनेशन स्क्वाड में रह चुकी है। फिर हमको एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैरिएला लोगों को मारती थी ताकि वो खुद जिंदा रह सके। उन लोगों को मार के जो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे जीने के लिए, अपना पूरा बेस्ट दे रहे थे सर्वाइव करने के लिए, उसने जो किया उसका प्रायश्चित करने के लिए शायद वो कुछ नहीं कर सकती इतने लोगों को जो उसने मारा था, पर वो इतना तो कर ही सकती है कि वो इन डायमंड मेजिस से इस फॉरेस्ट को बचाए। जो उसने किया वो किया, पर अब वो जितने लोगों की मदद कर सके उतना बेहतर रहेगा। अगर वो इतना भी नहीं कर पाएगी तो आस्था उससे खुश नहीं होगा। वो उस डायमंड मेज को अपने जादू से पकड़ लेती है जो सभी दुश्मनों को ऑर्डर दे रहा था। डोमिनो ने अपने मैजिक आइटम से उन गोलम को मॉडिफाई कर दिया होता है एंड वो सिक्योरिटी गोलम दुश्मन लोगों पे हमला करते हैं।
हर एक गोलम में सिर्फ 3000 यूल का मटेरियल का खर्चा आया है, जिसको देख एक विचेस इम्प्रेस होती है। सही है यार, काफी सस्ते में कर दिया तुमने। सभी डायमंड मेज फ्रांजेल, मैरिला एंड डोमिनो के जाल में फंस रहे होते हैं, सिर्फ मार्स एंड लाड्रोस को छोड़कर। यही दोनों सबसे पावरफुल हैं, बाकी तो सब छोटे मोटे खेत की मूली हैं। लाड्रोस भी इस लड़ाई में उतरने वाला होता है, तभी फ्रांजेल उसके सामने आके उसको अपने जादू से पकड़ लेता है और उनको रुकने को बोलता है। लाड्रोस कहता है, क्या दिक्कत है तुम्हारे को? अभी तो हमको कई लोगों को मारना है, तुमने ही तो हमको किलिंग मशीन की तरह ट्रेन किया है, हमको मर्डर करना सिखाया है, और अब तुम हमसे एक अच्छे इंसान होने की उम्मीद कर रहे हो? फ्रांजेल ने आज तक को प्रॉमिस किया है कि वो अब भागना छोड़ के जीना शुरू करेगा। वो लाड्रोस पे अटैक करता है, जिसका उस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि लाड्रोस एक्सपर्ट है फिजिकल रीइंफोर्समेंट स्पेल में। एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लाड्रोस एंड मार्स जब छोटे थे तब फ्रांजेल उनको ट्रेनिंग दे रहा था एंड उन सबको सिखाता है कि ये ताकत सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना, ना कि इसका मिसयूज करना। फ्रांजेल फिर लाड्रोस पे हमला करने ही वाला होता है कि मार्स उससे कहता है, रुक जाओ, बहुत हुआ। मार्स उन सभी में से सबसे पावरफुल स्टूडेंट था जिनको फ्रांजेल ट्रेनिंग दे रहा था एंड वो बहुत पावरफुल है। इतना करीब से फ्रांजेल उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने जादू से उसको दूर भेज देता है। फ्रांजेल अपनी सारी ताकत एक ही स्पेल में लगा देता है। पहले तो लग रहा होता है कि लाड्रोस बुरी तरह से जख्मी हो रहा है, पर उसको एक स्क्रैच तक नहीं आता। वो सारा मैजिक खा जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रांजेल के अकॉर्डिंग लाड्रोस के पास कोई भी मैजिक एट्रीब्यूट नहीं है, पर फिर भी उसके पास काफी ताकतवर जादू है। मैजिक एट्रीब्यूट्स मतलब जो बेसिक मैजिक एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, बेसिक एलिमेंट, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ एंड विंड, ये 4 बेसिक एट्रीब्यूट है ना, इनमें से एक भी नहीं है लाड्रोस के पास, पर फिर भी वो काफी ताकतवर है। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, पर इवेंचुअली समझ जाओगे आगे आने वाले एपिसोड में, जब हमको लाड्रोस का पूरा पावर दिखाया जाएगा फाइटिंग के दौरान। तब तक आप वेट कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डायमंड किंगडम ने एक सर्जरी करके लाड्रोस को अपग्रेड कर दिया, जिससे वो लोगों का मैजिक एब्जॉर्व कर सकता है एंड उसी एब्जॉर्व किया हुआ मैजिक को एमिट कर सकता है, यानी कि इस्तेमाल कर सकता है। उसी जादू को एब्जॉर्व करके उन्हीं लोगों पे इस्तेमाल कर सकता है जिनसे एब्जॉर्व किया, या किसी और पे भी इस्तेमाल कर सकता है। लाड्रोस फ्रांजेल से कहता है कि फॉरेस्ट में तुम्हारा कोई करीबी इंसान तो नहीं है, जैसे कि तुम्हारी बीवी या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? अगर हो तो जाके उसको बचा लो, उससे पहले कि वो मेरे हमले का शिकार बने। फ्रांजेल तेजी से डोमिनो की ओर बढ़ता है उसको बचाने के लिए। लाड्रोस हमला कर देता है, वो अपनी बहुत सारी लेजर से हमला करता है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अपने खुद के लोगों को ही ढेर कर देता है। फ्रांजेल खुद लाड्रोस के हमले का शिकार बन जाता है, पर वो डोमिनो को बचा लेता है। लाड्रोस डोमिनांटे को पकड़ लेता है और कहता है, ओ तो तुम्हारे पास एक करीबी इंसान है, ये तो वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जिसके साथ तुम भागे थे? फ्रांजेल कहता है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल सही चीजों में करो प्लीज। लाड्रोस कहता है कि मैंने वो ट्रेनिंग लोगों को बचाने के लिए नहीं की थी, अपना नाम बनाने के लिए की थी। मैं पूरी दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा, सबको अपना जलवा दिखाऊंगा, लड़ाई में अपना मैक्सिमम लेवल की ताकत दिखाकर, इसलिए मैं 8 शाइनिंग जनरल में से एक बना। ये कौन सी आदर्शवादी बकवास है जो तुम्हारे मुंह से निकल रही है? यही कारण है कि तुम सत्ता संघर्ष हार गए और तुमको वहां से भागना पड़ा, तुम एक कायर हो। डोमिनो लाड्रोस पे एक छोटा सा जादुई चपेट लगा के कहती है, फ्रांजेल कोई कायर नहीं है। लाड्रोस डोमिनो को ही सबसे पहले मारने की सोचता है, पर मार्स डोमिनो को बचा लेता है और कहता है, मेरी ताकत लोगों को बचाने के लिए है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हमको इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इधर क्वीन के लिए आए हैं। लाड्रोस कहता है कि इन दोनों ने डायमंड किंगडम को धोखा दिया था, अगर तुम भी इनके साथ दोगे तो गद्दार माने जाओगे। मार्स फिर भी उनका साथ देना चाहता है। लाड्रोस को हमेशा मार्स से अनबन रहती थी, उसको पता था कि मार्स कभी ना कभी उसके रास्ते में आएगा ही, और आज वही होता है। वो मार्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से मैरिएला उसके पीठ में अपने जादुई छुरे भोंक देती है, जिसका लाड्रोस पे कोई असर नहीं होता। वो मैरिएला पे हमला करने वाला होता है कि मार्स उसको बचा लेता है। वो लाड्रोस के आसपास की जमीन में से क्रिस्टल वाले बड़े से ब्लेड उगा देता है, जिससे लाड्रोस तुरंत हमला नहीं कर पाता, पर फिर वो मार्स का वही अटैक को ऑब्जर्व करके मार्स पे ही हमला करता है, जिससे मार्स आसानी से बच जाता है एंड मार्स अपने हीलिंग मैजिक से फ्रांजेल को हील करता है। फ्रांजेल कहता है कि हम गद्दार हैं। लाड्रोस ने सही कहा, तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मार्स कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी साइड हूँ, हम बात बाद में भी कर सकते हैं, पहले इससे निपटते हैं। वो लाड्रोस से बच के भागते हुए ये सब बातें कर रहे होते हैं। फ्रांजेल कहता है, पर हम इसको हराएंगे कैसे?
मार्स कहता है ये लगभग इनविंसिबल है, पर मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे इसको हराया जा सकता है। पहला ये है कि इसको इतना सारा मैजिक एब्जॉर्ब करवा दो कि ये फट जाए, और इसके लिए हमको क्वीन का मैजिक या फिर स्पिरिट मैजिक का जरूरत पड़ेगा। और दूसरा तरीका है आस्था की एंटी मैजिक सोर्ड। फ्रांजिल कहता है कि आस्था फॉरेस्ट के उस साइड है, तो चलो लाड्रोस को अपने जाल में फंसाएं और उसको आस्था तक ले चले। लाड्रोस अपने लेजर से हमला करता है, वो लाड्रोस से छुप के बच जाते हैं, और जैसे ही लाड्रोस उनके करीब आता है, फ्रांजिल एंड मार्स अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से एक मुक्का मार के उसे उड़ा देते हैं। दोनों एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आस्था फाना से बोल रहा होता है कि हमने तुमको घेर लिया है चारों तरफ से, हम तुमको मारना नहीं चाहते, हार मान जाओ, अभी तुम काफी जवान हो, इस उम्र में तुम अपनी जान गंवाना नहीं चाहोगी, अगर ऐसा किया तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। फाना कहती है तुम गंदे इंसान, फिल्थी ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली और फ्रेंड के बारे में बोलने की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओशिनो को, जिसके 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए होंगे या फिर मैं करूंगा, तो उस एनीमे को चेकआउट करना मत भूलना और उसको भी सपोर्ट करना, उन वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। वो एनीमे बुरा नहीं है, आपको मजा आएगा, देखना जरूर। तो 2 महीने बाद मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।